एवरीवन, मैं पूजा पेपटू लॉ फैकल्टी। वेलकम टू फिलर फॉर्म। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप इन ग्रुप से नहीं कनेक्ट हुए हैं, जैसे कि आपका हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, तो आप कनेक्ट हो सकते हैं। साथ ही साथ हमारे पेपर 1 पेपर 2 के वेरियस अलग अलग सब्जेक्ट्स के कोर्सेज जो है वो स्टार्ट किए गए हैं। आप किसी भी कोर्स में एंटर होना चाहते हैं तो पूजा 10 कोड जो है वो यूज करेंगे, जिससे आपको 10% ऑफ मिलेगा। और यदि आप हमारा कोड यूज करके ये कोर्स परचेज करेंगे तो आपको मिलेंगे नोट्स, पीवाईक्यूज और 100+ मॉक टेस्ट। सबसे पहले मेरे को बता दीजिए, ऑडियो वीडियो सब क्लियर है? सबसे पहले मेरे को बता दीजिए ऑडियो। लक्ष्मी, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून लक्ष्मी, बहुत दिनों के बाद क्लास में आए आप। एक दो मिनट वेट कर लेते हैं। वैसे मैं खुद 8 मिनट लेट हूँ, क्योंकि पता नहीं क्या हो रहा था, थोड़ा टेक्निकल इशू आ गया था। मैम यह अच्छा टाइम सेट नहीं होता, बट करे भी क्या ना। यदि आपका टाइम जो है, जैसे शाम को भी पेपर 1 का होता है 7 PM पर, और यदि फिर लेट हो जाते हैं तो फिर बाकी बड़ी क्लास। अच्छा, रिकॉर्डिंग क्लासेस देख लेते हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, तो रिकॉर्डिंग क्लासेस यदि आप डेली की डेली रिकॉर्डिंग क्लासेस देख लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं आपको, क्योंकि फिर बहुत दिनों के बाद जो रिकॉर्डिंग देखते हैं ना, फिर उनको बहुत प्रॉब्लम होती है एक साथ देखें तो। ठीक है, कोई बात नहीं। तो कल की क्लास में हमने क्या किया था, स्टेट एग्जीक्यूटिव कर लिया था, और साथ ही साथ यूनियन जुडिशरी कर लिया था। और उसमें किसी को भी कोई प्रॉब्लम रहेगी तो शाम को 4-5 4 to 5 तो ठीक है। एक्चुअली मैं थोड़ा सा देख रही थी, यदि हमारा सिलेबस जो है वो मतलब टाइम से जो है वो सेट नहीं होता है, तो हम जो है 1 मई से देखते हैं, यदि एक्स्ट्रा क्लास लेनी पड़ी तो ये टाइम ही रखेंगे 4 to 5। ठीक है। स्टार्ट कर लेते हैं। तो हमने कल की क्लास में क्या किया था, स्टेट एग्जीक्यूटिव और यूनियन जुडिशरी कर लिया था। और किसी ने भी उस वीडियो को नहीं देखा होगा, लास्ट रिकॉर्डिंग को नहीं देखा है, तो देख लीजिएगा जाके। अब बात करते हैं, हमारा ये आज जो है वो लास्ट टॉपिक रहेगा। एक मिनट, एक मिनट। ठीक है। हाँ, हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा, एक तो इलेक्शन कमीशन है, कुछ इमरजेंसी के प्रोविजन है, और एक हमारा लास्ट जो है वो हमारा ट्रांजिशनल स्टेट, जो जैसे कि टेम्परेरी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजन, ये है। और आज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लॉ जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ करेंगे, और शायद गुड आफ्टरनून रश्मि, आप भी लेट हो गए, बट कोई बात नहीं, मैं भी लेट हूँ थोड़ी सी। ठीक है, ज्यादा नहीं, 8 मिनट, वो भी थोड़ा सा टेक्निकल इशू होने की वजह से। ठीक है, बात कर लेते हैं आज के फर्स्ट टॉपिक की। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो आर्टिकल 324 to 329 में दिया गया है, पार्ट 15। ठीक है, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, इज एन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव फ्री एंड फेयर इलेक्शन सिस्टम एंड प्रोसेस ऑफ बोथ यूनियन एंड द स्टेट इलेक्शन ऑफ इंडिया। बोला है जो हमारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है भारत में, जो कि निर्वाचन आयोग है, जो कि क्या करवाते हैं, इलेक्शन करवाते हैं। बोला है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और रिस्पॉन्सिबल है, मतलब जिम्मेदार है, किस लिए, कि वो क्या करवाएंगे, फ्री एंड फेयर इलेक्शन सिस्टम से क्या करवाएंगे, इलेक्शन करवाएंगे। बोथ यूनियन के भी और स्टेट के भी, मतलब कि सेंटर और स्टेट दोनों ही गवर्नमेंट के इलेक्शन जो करवाए जाएंगे इस इलेक्शन कमीशन के द्वारा कराए जाएंगे। किसी को भी डाउट होएगा तो साथ साथ में पूछ लीजिएगा। ठीक है, इन ऑर्डर टू अपलोड द ट्रू स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, क्योंकि ये जो है, यदि हम क्या करेंगे, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा हमारा, ठीक है, और हमारे देश में फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, हर किसी को, हर कोई नागरिक जो कि 18 ईयर्स प्लस है, जिसकी एज जो है वो 18 साल हो चुकी है,
उसको राइट दिया गया है कि वो वोट डाल सकता है, अपना प्रतिनिधि जो है वो चुन सकता है। यदि हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएंगे तो ये क्या है, हमारे देश में डेमोक्रेसी, चुनाव प्रक्रिया और चुनाव प्रणाली और प्रक्रिया को प्रशासित करने के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, एक जिससे हमें पता चलता है कि हमारे देश में क्या है, लोकतांत्रिकरण है, जहां मतलब कि हम लोग अपनी गवर्नमेंट को खुद से चुनते हैं। ठीक है, खुद चुनते हैं, अपनी इच्छा से चुनते हैं, जिस भी पर्सन को हम चाहे उसको वोट डालकर जो है वो चुन सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं आर्टिकल 324 टू 329 जो कि डील करता है पावर, फंक्शन, टेन्योर, एलिजिबिलिटी किसकी, इलेक्शन कमीशन की। ठीक है, ऑफ द कमीशन एंड मेंबर की, इलेक्शन कमीशन के मेंबर की, और इसके जो जितने भी मेंबर होंगे, जितना भी पूरा हम अभी देखेंगे कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से इसका कंपोजिशन होता है। ठीक है, ये दिया गया है पार्ट 15 में, आर्टिकल जो 324 है ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो प्रोवाइड करता है इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन for the superintendent direction and control of the electoral roll and conduct of the election of India। बोला है कि जो हमारा अनुच्छेद 324 है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो प्रोवाइड करता है कि मतदाता सूची और चुनावों के संचालन के जो भी अधीक्षण है और निर्देशक है, ठीक है, सुपरिटेंडेंट्स है, और जो डायरेक्शन करते हैं, ठीक है, एंड कंट्रोल करते हैं वो इलेक्टोरल रोल को और कंडक्ट करते हैं इलेक्शन को इन इंडिया में। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया है? तो नेक्स्ट चलते हैं। गुड़िया, लक्ष्मी, रश्मि, सभी को समझ में आ गया? फिर आगे चलते हैं। इलेक्शन कमीशन इस इंडिया में क्या क्या बॉडी है बोले, जो कंडक्ट किया जाता है, कंडक्ट द इलेक्शन टू पार्लियामेंट का, स्टेट लेजिस्लेचर का, और ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, ये हमने पार्लियामेंट को डिस्कस कर लिया है, स्टेट लेजिस्लेचर को डिस्कस किया है, प्रेसिडेंट के बारे में भी देख लिया है, वाइस प्रेसिडेंट के बारे में भी देख लिया है। बोला है चुनाव आयोग एक अखिल भारतीय निकाय है जो कि चुनाव आयोजित करता है, जैसे कि हमारे पार्लियामेंट के, स्टेट लेजिस्लेचर के, ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, थ्रू द इंसेप्शन ऑफ द सिंगल मेंबर बॉडी इज 1950 टू 1989। बोला है कि हालांकि इसकी स्थापना जो है वो 1950 से लेकर 1989 तक और 1990 से लेकर 1993 तक एक एकल सदनीय निकाय था, मतलब देयरफॉर वंस अगेन बिकम अ मल्टी मेंबर बॉडी। उसके बाद क्या बना दिया गया, इसको मल्टी मेंबर बॉडी बना दिया गया, मतलब जिसके बहुत मतलब मेंबर और भी हैं। ठीक है, और has remained to cope with the increased work of the election commission। और इसके साथ यदि उनकी जो है वो संख्या बढ़ा दी गई, बोला है कि इससे पहले क्या था, वो एकल सदनीय निकाय था, मतलब एक मेंबर थे उनके, जिसको कि चेयरमैन बोला, मतलब सिर्फ इलेक्शन कमीशन में सिर्फ एक मेंबर ही आते थे, लेकिन बाद में क्या हुआ, उसको मल्टी मेंबर बॉडी बना दिया, मतलब उसके इलेक्शन कमीशन के जो एक मेन मेंबर होंगे, उसके साथ साथ उनके जो है वो अदर मेंबर भी होंगे, जैसे चेयरमैन होगा, फिर अदर जो है जो बाकी मेंबर होंगे। ठीक है, उन सभी को बना दिया, जिसके कारण क्या है, इसकी जिम्मेदारी जो है बढ़ गई। ऑब्जेक्टिव क्या है इलेक्शन कमीशन के बनाने का, क्या ऑब्जेक्टिव है कि हम क्या करेंगे, अपहोल्ड करेंगे स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी एंड वैल्यू इंशाइन इन द कॉन्स्टिट्यूशन की, जो कि भारत के संविधान में निहित लोकतंत्र और मूल्य की भावना को बनाए रखेंगे। ठीक है, और कंडक्ट करवाएंगे फ्री एंड हाँ, और कंडक्ट करवाएंगे फ्री एंड फेयर इलेक्शन। ठीक है, कि इस इलेक्शन कमीशन के आने से क्या होगा, बोला है कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि कंडक्ट करवाना है। आप सोचो कि हमने कोई इलेक्शन कमीशन ही नहीं बनाया होता तो ऐसे होना था कि किसी को भी जिम्मेदारी दे दी, ठीक है, मेंबर बना दिया किसी को भी, तो वो इलेक्शन करवाते तो अपनी मर्जी से ही, जो मर्जी, जैसे कि अभी है ना कि बिल्कुल गुप्त मतदान होता है और ईवीएम के माध्यम से होता है, और वहां पर किसी को, दूसरे पर्सन को ये पता नहीं चलता कि इसने वोट किसको डाला है। बोला है तो इसी का मेन पर्पस क्या क्या है कि हम इसके माध्यम से क्या करेंगे, स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी को लाएंगे और वैल्यू इंशाइन इन द कॉन्स्टिट्यूशन के, हमारे जो संविधान में मूल्य की भावना को बनाए रखेंगे, और फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएंगे, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव जो है वो करवाएंगे।
फिर बोला कि इंश्योर करेंगे पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल एलिजिबल सिटीजन, कि चुनावी प्रक्रिया में सभी पात्र नागरिकों की भागीदारी को सुनिश्चित करेंगे। वो किस तरीके से होगा कि हर कोई पर्सन जो है, जिस पर्सन ने 18 ईयर अपनी एज जो है वो कंप्लीट कर ली है, उसको वोट डालने जो है वो दिया जाएगा। इस तरीके से होगा उसका पार्टिसिपेशन। जितने भी ऑल एलिजिबल सिटीजन है, ऑल एलिजिबल सिटीजन का क्या मतलब है कि सभी लोग जिन्होंने 18 ईयर कंप्लीट कर लिया है उसको क्या है, वोट है, राइट टू वोट, ठीक है, सॉरी राइट है वोट देने का। फिर बोला है टू इंगेज करेंगे विद द पॉलिटिकल पार्टीज एंड ऑल स्टेक होल्डर इन द इंटरेस्ट ऑफ इलेक्टोरल प्रोसेस। बोला है चुनावी प्रक्रिया के हित में राजनीतिक दलों और सभी हितधारकों के साथ जो है वो जुड़े, और प्रमोट करेंगे अवेयरनेस को अबाउट द इलेक्टोरल प्रोसेस और इलेक्टोरल गवर्नमेंट, कि हम क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे, ठीक है, अवेयरनेस मतलब जागरूकता लाएंगे कि आप हम क्या, अभी तो देखो कितने ज्यादा लोग अवेयर हो चुके हैं। अब तो हर कोई जो है वो वोट डालता है, जिसकी भी एज जो है वो 18 प्लस जो हो चुकी है वो वोट डालने जाता है। लेकिन पहले क्या था कि लोग अपने घरों के काम को चलते, या तो लेडीज को क्या करेंगे, वोट डालने नहीं देते थे, बाहर नहीं भेजते थे, बोला और इसका क्या मेन जो ऑब्जेक्टिव है कि प्रमोट करना है, जागरूकता लेके आना है, किस लिए कि हम चुनावी प्रक्रिया के बारे में बताएंगे कि किस तरीके से चुनाव होगा। पहले क्या था कि लोग डरते थे कि यदि हमने इस एक पर्सन को वोट डाल दिया, हो सकता है कि दूसरा पर्सन जो है वो होता है ना कि दूसरा पर्सन जो है नाराज हो जाएगा या गुस्सा मान जाएगा कि आपने मेरे को वोट क्यों नहीं डाला, फिर या तो फिर वहां पर लड़ाई झगड़े वाली सिचुएशन हो जाएगी। तो अभी जो है वो इस बारे में बताएंगे, प्रमोट करेंगे अवेयरनेस को, कि यदि आप किसी को वोट डालोगे तो किसी दूसरे को पता नहीं चलेगा, क्योंकि हम क्या सिक्रेसी से वोट डालेंगे, गुप्त मतदान होता है जिससे दूसरे पर्सन को कोई पता नहीं चलता, और ना ही कहीं भी लड़ाई झगड़े की कोई वहां स्थिति पैदा होती है। और इलेक्ट्रोल गवर्नेंस के बारे में भी जागरूकता देंगे कि यदि आप खुद किसी प्रतिनिधि को चुनेंगे तो आपकी वजह से, आपके पार्टिसिपेशन से क्या होगा, गवर्नमेंट बनेगी, ठीक है। ये थे क्या कुछ ऑब्जेक्टिव। अब देख लेते हैं कंपोजिशन, कि किस तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कंपोजिशन किस तरीके से होता है, किन कौन कौन कितने कितने मेंबर होते हैं, ठीक है। बात करते हैं सिंस इट्स इंस्पेक्शंस इंसेप्शंस द कमीशन हैड ओनली द वन इलेक्शन कमिश्नर। बोला है इससे पहले क्या था कि सिर्फ क्या था, वन इलेक्शन कमिश्नर था, ठीक है, केवल एक चुनाव आयुक्त होता था पहले, ठीक है। बट इलेक्शन कमिश्नर अमेंडमेंट एक्ट आया 1989 में, ठीक है। क्या आया, इलेक्शन कमिश्नर अमेंडमेंट एक्ट, चुनाव आयुक्त संशोधन अधिनियम आया, ठीक है। उसके बाद क्या कर दिया, इसको मल्टी मेंबर बॉडी बना दिया गया, बहु सदस्य निकाय बना दिया गया। और अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल, हाँ, अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो प्रोवाइड करता है, अच्छा ठीक है, जो प्रोवाइड करता है कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉलोइंग प्रोविजन, कि हमारा आर्टिकल 324 जो है वो प्रोवाइड करता है कुछ एक प्रोविजन, किस लिए, इन रिलेशन विद द कंपोजिशन, किस तरीके से, किस प्रकार से इलेक्शन कमीशन का क्या होगा, कंपोजिशन होगा, किस तरीके से इलेक्शन कमीशन जो है वो बनेगा, ठीक है। जहां पर बोला है कि इलेक्शन कमीशन कंसिस्ट करता है एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर, कि इसका क्या होगा, पहले तो बोल दिया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा, जैसे कि क्या बोलते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त होगा, और इतनी संख्या में अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं जो राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। एंड एक तो बोल दिया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा, और सच नंबर ऑफ अदर इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है, और कुछ अन्य चुनाव आयुक्त होंगे जो कि किसके द्वारा डिसाइड किए जाएंगे, डिटरमाइन किए जाएंगे, प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है, प्रेसिडेंट के द्वारा। और फिर बोला कि द प्रेसिडेंट जो होंगे वो अपॉइंट करेंगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर्स, ठीक है, कि प्रेसिडेंट राष्ट्रपति जी ही क्या करेंगे, मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करेंगे, ठीक है। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर एक्ट करेंगे एज अ चेयरमैन ऑफ इलेक्शन कमिश्नर,
ठीक है। जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे, मतलब सबसे जो चीफ होंगे, मुख्य होंगे, वो एक्ट करेंगे चेयरमैन के रूप में, ठीक है, चेयरमैन ऑफ इलेक्शन कमिश्नर व्हेन अदर इलेक्शन कमिश्नर आर अपॉइंटेड, जब अदर इलेक्शन कमिश्नर जो है वो अपॉइंट किए जाएंगे, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आ गया है। तो आगे चलते हैं। जो प्रेसिडेंट है वो ऑल्सो अपॉइंट करेंगे रीजनल कमिश्नर, ठीक है। रीजनल कमिश्नर को क्या बोलते हैं, क्षेत्रीय आयुक्तों की नियुक्ति जो है वो करेंगे आफ्टर कंसल्टेशन विद द इलेक्शन कमिश्नर। बोला है पहले तो क्या किया जाएगा, एक इलेक्शन कमिश्नर चुन दिया जाएगा, किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है, मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर। और जब वो बाकी के इलेक्शन कमिश्नर की जो है वो नियुक्ति करेंगे, तो वो किसके किस जब प्रेसिडेंट के साथ कौन होंगे, तब आएंगे चेयरमैन ऑफ इलेक्शन कमिश्नर, जिनको कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहा जाता है, ठीक है। ये अपॉइंट करेंगे हमारे प्रेसिडेंट साहब के साथ। बोला है प्रेसिडेंट जो है, जो अदर एनी जो ऑल्सो अपॉइंट करेंगे रीजनल कमिश्नर, किसकी कंसल्टेशन से, किसकी सलाह से करेंगे, किसके परामर्श से करेंगे, तो विद द इलेक्शन कमीशन के से करेंगे, ठीक है। फिर बोला कंडीशन ऑफ सर्विस एंड टेन्योर ऑफ ऑफिस ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर एंड द रीजनल कमिश्नर शेल बी डिटरमाइंड बाय द प्रेसिडेंट। और उन्होंने कब तक काम करना है, कब तक उनकी सर्विस रहेगी, कब जो है वो उनका जो ऑफिस टाइम पीरियड है, ठीक है, टेन्योर ऑफ ऑफिस जो है, मतलब कब जो है उनको रिटायर कर दिया जाएगा, ये सब कौन डिसाइड करेंगे, हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करेंगे, ठीक है। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर and two other election commissioner enjoy the some status and receive the salary and park as available as a judge। बोला है जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे, ठीक है, मतलब जो पहले होंगे मुख्य, जो चीफ इलेक्शन जो चीफ है वो, और उसके साथ अलग दो अदर चीफ दो अलग क्या होंगे, इलेक्शन कमिश्नर होंगे, वो एंजॉय करेंगे कुछ स्पेशल स्टेटस और रिसीव करेंगे हाई सैलरी, किसके बराबर, जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के बराबर, ठीक है। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड टू इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे और अदर जो टू इलेक्शन कमिश्नर होंगे, वो उनके पास इक्वल पावर होगी टू टेक द डिसीजन रिलेटिंग टू द इलेक्शन, की यदि उनको डिसीजन लेना होएगा इलेक्शन से रिलेटेड, तो उनको क्या होगी, समान पावर होगी, ठीक है। इन केस ऑफ द डिफरेंस ऑफ द पोर्शन अमंगस्ट, एक मिनट, ठीक है, और इनके सीधी डिफरेंस हो उनके ओपिनियन में अमंग द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड टू अदर इलेक्शन कमिश्नर, देन मैटर जो है वो डिसाइड किया जाएगा कमीशन बाय द मेच्योरिटी। यहां तक समझ में आ गया है रश्मि, लक्ष्मी, शायद आप दोनों ही हैं क्लास में, अभी तो क्लास में 5 मेंबर थे, बट आई डोंट नो कि वो क्लास छोड़ के चले गए या क्या हुआ, बट कोई बात नहीं, आपको समझ में आ गया है तो बता दीजिए, ठीक है, जो भी इस टाइम कनेक्ट है, ठीक है। बस आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जो इलेक्शन कमिश्नर होंगे उनको, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे, उनको कौन अपॉइंट करेंगे, हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करेंगे। और जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे और अदर टू इलेक्शन कमिश्नर होंगे, ठीक है, उनको की बहुत ज्यादा पावर दी जाएगी, किसके बराबर, कि हमारे जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के बराबर जो है वो उनको सैलरी दी जाएगी और इक्वल पावर रहेगी, चाहे आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात कर लीजिए, टू अदर इलेक्शन कमिश्नर की बात कर लीजिए, और उनको क्या दी जाएगी, इक्वल पावर दी जाएगी डिसीजन ले। पूनम आए आज, यानी कि पूनम और लक्ष्मी है क्लास में, ठीक है। हाँ, और इन केस ऑफ द डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, पूनम आप बाकी वाली क्लासेस को भी देख रहे हैं, जब जब आप जो है वो क्लास अटेंड नहीं करते तो रिकॉर्डिंग देख लेते हैं ना। और इन केस जब भी बोला है कि उनके बीच में कोई डिफरेंस आ जाए ओपिनियन में, तो किस तरीके से डिसाइड होएगा, मेजॉरिटी से डिसाइड होगा, ठीक है। बात करते हैं ड्यूटी एंड फंक्शन ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या है, बोला है द पावर एंड द फंक्शन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन are maintained below, will determine the territory area and the electoral constituency in accordance with the delimitation commission act। बोला है जो भी हमारा
चुनाव आयोग की कुछ शक्तियां हैं और उनके कार्य हैं जो दिए गए हैं, जैसे कि परिसीमन आयोग अधिनियम, जो हमारा डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट है, उसके अनुसार चुनावी निर्वाचन क्षेत्र का निर्धारण करता है। जो इलेक्शन कमीशन है वो क्या डिसाइड करता है, टेरिटोरियल एरिया कि ये जो इस स्टेट में कितने, जैसे आप देखते हैं कि आपके ही स्टेट्स में क्या होता है कि आपके एरिया के जो एमएलए होंगे उनका एरिया इतना है, मतलब आपकी डिस्ट्रिक्ट में ही कितने एमएलए होंगे, 3 से 4 एमएलए होंगे, तो उनकी कंस्टिट्यूएंसी कौन डिसाइड करेंगे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करेंगे, इलेक्शन कमीशन करेंगे, ठीक है। और चाहे इंडिया के हैं, यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करी गई है, उसके बाद हमारे स्टेट के भी होते हैं, उसी के बीच में से वो बनते हैं और स्टेट के लिए भी अलग अलग से बनाया जाता है, ठीक है। और प्रिपेयर करेंगे इलेक्ट्रोल रोल एंड रिवाइज मोर रिवाइज देम फ्रॉम द टाइम टू टाइम। बोला है ये मतदाता सूची जो है वो तैयार करेंगे और उसमें टाइम टू टाइम संशोधित करेंगे। संशोधित क्यों करना पड़ता है, जैसे किसी की डेथ हो गई, ठीक है, उनका वोटिंग लिस्ट में नाम हट जाएगा, किसी की न्यू मैरिज हुई तो एक जगह से जो है दूसरी जगह जो है वो जैसे कि लड़की जो है वो अपने जो है वो नेक्स्ट दूसरे वाले घर में जाएगी तो वहां उसकी एंट्री हो जाएगी उस वहां की वोटिंग लिस्ट में, ठीक है। और कोई न्यू जो है कोई न्यू जैसे न्यू बच्चे होते हैं, उन्होंने 18 ईयर जो है वो एज जो है वो कवर कर ली, उनको न्यू जो है वो वोटर जो है वो दिया जाता है और न्यू वोटिंग लिस्ट में उनका नाम आता है, ठीक है। ये सब जो है वो उन्हें टाइम टू टाइम जो है वो चेंज करना पड़ता है। और नोटिफाई एज अ शेड्यूल ऑफ द इलेक्शन, ठीक है। और चुनाव के कार्यक्रमों में को अधिसूचित किया जाता है और रिसीव किया जाता है और स्क्रूटनाइज किया जाता है नॉमिनेशन पेपर फ्रॉम ऑल द कैंडिडेट इन द इलेक्शन, बोला है। और जो भी राजनीतिक दलों में जो पंजीकृत करता है और चुनाव चिन्ह प्रदान करता है उन्हीं मान्यता प्राप्त करते हैं। आप देखेंगे जब आप आपके साइड इलेक्शन हुआ होते हैं तो चाहे वो इलेक्शन आपके चाहे एमएलए के हों या पंचायत के हों या म्यूनिसिपैलिटी के हों, उनको क्या दिया जाता है, चुनाव चिन्ह दिया जाता है और उन्हें मान्यता जो है वो दी जाती है। और उनका जो प्रोवाइड द स्टेटस ऑफ नेशनल एंड स्टेट पार्टी जो है बोले है स्टेटस प्रोवाइड किया जाता है उनको नेशनल एंड स्टेट पार्टी टू द पॉलिटिकल पार्टी, किस बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ इलेक्शंस, ठीक है। और रिजॉल्व कराया जाता है डिस्प्यूट रिगार्डिंग द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी एंड अलॉटमेंट ऑफ सिंबल्स आउट टू दैट। बोला है यदि किसी राजनीतिक दलों की मान्यता और उनके प्रतीकों के आवंटन के संबंध में भी यदि कोई विवाद हो जाए तो उनको भी कौन सॉल्व करता है, तो हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करते हैं, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया है तो एक बार बता दीजिए, नेक्स्ट चलते हैं। फिर बोला है लक्ष्मी, आप है क्लास में, लक्ष्मी पूनम जो भी है तो बता दीजिए कि समझ में आ गया। तो नेक्स्ट चलते हैं, अपॉइंट ऑफिसर टू इंक्वायर इनटू द डिस्प्यूट, यदि चुनावी व्यवस्था में ऐसा हो। ठीक है, और अपॉइंट किया जाता है ऑफिसर को कि वो इंक्वायर करेंगे यदि डिस्प्यूट हो जाए रिलेटिंग टू द इलेक्ट्रोल अरेंजमेंट, ठीक है। और इंश्योर करेंगे दैट द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इज द फॉलोइंग ऑल द पॉलिटिकल पार्टी एंड द कैंडिडेट। बोला है ये सिद्ध करेंगे कि सभी राजनीतिक दलों में क्या है, सभी उम्मीदवारों के द्वारा आदर्श आचार संहिता का पालन किया जाए। जब कहते हैं ना कि उस टाइम इलेक्शन चलता है ना, तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो आचार संहिता जो है वो इसके तहत क्या है, आचार संहिता लगाई जाती है। तो सभी लोग जितने भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो वो समान आचार संहिता का पालन करेंगे। क्या हो रहा है, नेटवर्क कनेक्शन तो नहीं चला गया? बोला है और एडवाइस करते हैं किसको, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट को और गवर्नर को अंडर इट्स एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑन द मैटर रिलेटिंग टू द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। बोला है राष्ट्रपति जी को क्या दी जाती है, राष्ट्रपति और राज्यपाल से क्या ली जाती है, सलाह ली जाती है, ठीक है। को क्रमशः संसद और राज्य विधानमंडलों के सदस्य की योग्यता अयोग्यता से संबंधित मामलों पर अपने
सलाहकार क्षेत्राधिकार के तहत जो है वो सलाह देता है, ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और सुपरवाइज करता है इलेक्शन मशीनरी को इन ऑर्डर टू इंश्योर। पूनम क्लास आवाज आ रही है ना? हाँ आ रही है, ठीक है। फिर है वो कैंसिल पोल इन इवेंट ऑफ इनरेगुलरिटी और रॉन्ग डूइंग ड्यूरिंग द इलेक्शन, ठीक है। यदि चुनाव के दौरान क्या है अनियमितताओं और गड़बड़ी के कारण गड़बड़ी की स्थिति जो है वो हो रही है तो चुनाव को रद्द भी करवाया जा सकता है, ठीक है। और एडवाइज द प्रेसिडेंट वेदर द इलेक्शन कैन बी हेल्ड एज अ इन द स्टेट अंडर द प्रेसिडेंट रूल। बोला है जब राष्ट्रपति को सलाह देता है कि क्या राष्ट्रपति शासन के तहत जो है वो किसी राज्य में चुनाव हो सकते हैं कि नहीं। आप जानते हैं कि जब स्टेट इमरजेंसी लगती है तो जो है वो जैसे सब कुछ बंद हो जाता है, मतलब थोड़ा टाइम के लिए बोला है, तो उस टाइम जो है वो सलाह देता है कि उस स्टेट में जहां पर प्रेसिडेंट रूल चला है वहां पर इलेक्शन हो सकते हैं या नहीं, ठीक है, ये बोलता है। और इंडिपेंडेंस ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में क्या बात करते हैं, बोला है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्वतंत्रता के बारे में। बोला है द चीफ इलेक्शन कमिश्नर can remove from the office only the process of removal similar to that of the Supreme Court judge on the basis of the resolution passed effect by the both House of Parliament on the ground of proved misbehavior और incapacity। जैसे कि हमने देखा था कि किस तरीके से रिमूवल होएगा सुप्रीम कोर्ट के जज का, उसी प्रकार क्या होता है हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का भी, इलेक्शन कमिश्नर का भी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का रिमूवल भी उसी प्रकार से होता है। बोला है मुख्य चुनाव आयुक्त को केवल उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की तरह ही पद से हटाया जा सकता है, जैसे कि हमने लास्ट यूनियन जुडिशरी में भी देखा था कि सुप्रीम कोर्ट के जज को किस तरह से हटाया जाता है। उसी प्रकार बोला है कि दोनों सदनों में क्या होता है, एक प्रस्ताव पारित होता है, एक रेजोल्यूशन पास होगा, किस बेस पर, मिसबिहेव के बेस पर और इनकैपेसिटी के बेस पर। यदि जो है वो रेजोल्यूशन पास हो जाता है तो उसको हटा दिया जाता है। और सर्विस कंडीशन ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर cannot be varied to disadvantages after his appointment। बोला है मुख्य चुनाव आयुक्त की सेवा शर्तों को उनकी नियुक्ति के बाद उनके नुकसान के लिए अलग नहीं किया जा सकता, ठीक है, कि उन जो सर्विस कंडीशन है ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर है उनको वैलिड नहीं किया जाएगा टू हिज एडवांटेजेस आफ्टर हिज अपॉइंटमेंट, ठीक है। और एनी अदर इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है, और रीजनल कमिश्नर, चाहे वो बोला है मुख्य चुनाव आयुक्त हो या इसके अलावा अन्य चुनाव आयुक्त हो या क्षेत्रीय चुनाव आयुक्त हो, को पद से नहीं हटाया जा सकता एक्सेप्ट रिकमेंडेड करे यदि चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया है। तो बात करते हैं कुछ लिमिटेशन एंड फ्लॉज की। तो कॉन्स्टिट्यूशन हैज नो प्रेस्क्राइब्ड, आप देखते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीजें दी गई हैं। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बोला है कि ये प्रेस्क्राइब्ड नहीं किया गया है कि क्या क्वालिफिकेशन होगी, नॉट प्रेस्क्राइब द क्वालिफिकेशन किसकी, जो कमिश्नर चीफ इलेक्शन कमिश्नर होएगा उसके बारे में कोई क्वालिफिकेशन नहीं दी गई है, कि लीगल क्वालिफिकेशन नहीं दी गई है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं दी है, एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशियल कोई भी क्वालिफिकेशन जो है वो नहीं दी गई है ऑफ द मेंबर ऑफ इलेक्शन कमीशन, कि वहां पर ये नहीं दिया गया कि एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ये योग्यता होएगी, ये क्वालिफिकेशन होएगी और अन्य जो मेंबर होंगे उनकी क्या क्वालिफिकेशन होगी, ठीक है, वो नहीं दिया गया है। अब बात करते हैं जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है has no specified the term of the member, जिसमें कि स्पेसिफाई नहीं किया गया, सिर्फ इतना बोल दिया गया है, जहां हमने अभी भी देखा ना, इतना बोल दिया कि वो जब तक रहेंगे जब तक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो चाहे बोले जो भी डिसीजन होएगा वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का रहेगा कि उनको कब जो है उनके टेन्योर से हटाना है और कब नहीं, ठीक है। Constitution has no barred retiring election commissioner from any further appointment by the government। बोला है संविधान में जो भी रिटायर हो चुके हैं, मतलब जो इलेक्शन कमिश्नर होंगे वो रिटायर हो जाएंगे, वो सरकार द्वारा किसी और को नियुक्ति से वंचित नहीं किया गया है, ठीक है। बात करते हैं हमारे बोला ओवर द एयर इन्फ्लुएंस ऑफ मनी एंड क्रिमिनल एलिमेंट ऑफ पॉलिटिक्स, ठीक है।
Politics has increased along with the violence and electoral malpracticing, resulting the criminalization of the politics. ठीक है, बोला है पिछले कुछ वर्षों में राजनीति में धन और आपराधिक तत्वों का प्रभाव हिंसा और चुनावी कदाचारों के साथ जो है वो बढ़ा है। इसके परिणाम स्वरूप राजनीति का अपराधीकरण हुआ है। जैसे कि हमारे दिल्ली में चुनाव हुए थे, चुनाव जहां पर गोली मारो लॉन्चिंग ऑफ द नेमो टीवी और फ्री वाइज बोला है जो मुफ्त खोरी और बायोपिक और एसेट मिशन जो है वो स्टार्ट कर दिया गया था हमारे इलेक्शन में। और द इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया हैज बीन अनेबल टू अरेस्ट द डिटोरिएशंस। ठीक है, बोला है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस गिरावट को रोकने में असमर्थ रहा था। ठीक है, बोला है कि जो हमारा टाइम टू टाइम यहाँ पर क्या दी है, कुछ लिमिटेशन दी है कि क्या कुछ लिमिटेड जो डिसाइड नहीं किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, क्या कुछ प्रावधान नहीं दिए। बोला है कि आजकल क्या हो रहा है कि इन्फ्लुएंस हो रहा है मनी का और क्रिमिनल एक्टिविटी जो है वो भी हो रही है हमारे इलेक्शन के टाइम में। बोला उसको उससे रिलेटेड कुछ भी जो है वो मेन प्रोविजन जो है वो नहीं बनाए गए। आगे चलते हैं, इसके अलावा भी कुछ लिमिटेशन दी गई है। बोला देयर हैज बीन अ रैम्पट abuse of power by the state government who at the time of by large scale transfer on the EVM of election ठीक है, और पोस्ट लेवल ऑफिशियल्स इन की पोजीशन। बोला है जो राज्य सरकार है के द्वारा सत्ता का बड़े पैमाने में दुरुपयोग किया जाता है। मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट है वो बड़े पैमाने में क्या करती है, दुरुपयोग करती है। ठीक है, जो कि कई बार ऐसा होता है कि चुनाव की पूर्व संध्या पर बड़े पैमाने पर तबादले करती है। ठीक है, कि ऐसा होता है कि जब चुनाव होता है तो वहां पर इलेक्शन के टाइम में आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा कि मेन काम कौन करते हैं हमारे इलेक्शन में, हमारे टीचर्स की ड्यूटियां लगती हैं। जो नॉर्मल हमारे इलेक्शन होते हैं ना कि वहां पर जैसे आपके पोलियो बूथ में जिनकी ड्यूटी लगती है वो वहां पर किसकी लगती है, टीचर्स की लगती है। बोले उस टाइम क्या होता है कि तबादले होते हैं, ट्रांसफर कर दी जाती है और चुनाव प्रचार के लिए आधिकारिक वाहनों और भवनों का उपयोग करके प्रमुख पदों का आधिकारिक अधिकारियों को नियुक्त करती है। ठीक है, और चुनाव आयोग की आदर्श आचार संहिता का भी उल्लंघन करती है। ठीक है, और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है इज नॉट एडिक्वेटली इक्विप्ड टू रेगुलेट द पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है, और हमारी जो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो राजनीतिक दलों को विनियमित करने के लिए पर्याप्त रूप से सुसज्जित जो है वो नहीं है। ठीक है, हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास क्या है, नो पावर है in enforcing the inter-party democracy and regulation of the party finance। की उनके पास आंतरिक पार्टी में लोकतंत्र और पार्टी के वित्त के विनियमन को लागू करने की कोई शक्ति नहीं। ठीक है, ये थी कुछ एक लिमिटेशन जिसमें कि और भी है। ठीक है, यहाँ पर क्या बताया है, जो रियलिटी में इलेक्शन में होता है उसकी सच्चाई बताई है। ठीक है, क्योंकि हमें जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है उसके साथ साथ जो आजकल की रियल लाइफ में होता है उसके बारे में भी जानना जो है वो काफी ज्यादा जरूरी होता है। बोला है हाल ही के कुछ वर्षों में इन रिसेंट एयर एन इम्प्रेशन ऑफ द गेनिंग ग्राउंड ऑफ द इलेक्शन कमीशन इज बिकम अ लेस इंडिपेंडेंस ऑफ एग्जीक्यूटिव which has impacted the image of the institution। बोला है कि चुनाव आयोग जो है वो कार्यपालिका से कम स्वतंत्र होता जा रहा है, जिससे जो संस्था है की छवि को प्रभावित किया गया है। ठीक है, और वन ऑफ द मेजर इंस्टीट्यूशनल ड्रॉबैक क्या है कि नो ट्रांसपेरेंसी है इन इलेक्शन में। ठीक है, कि एक मेन रीजन क्या रहा है कि नो ट्रांसपेरेंसी है, कि गैर पारदर्शिता है, कि जहां पर आपको ट्रांसपेरेंसी नहीं है, मतलब फेयर नहीं कराया जाता है इलेक्शंस एंड टू अदर कमिश्नर्स एंड जो कि बेस्ड करते हैं ऑन द चॉइस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ गवर्नमेंट, प्रिजाइडिंग गवर्नमेंट। ठीक है, ये किस पर बोला है, डिपेंड करता है कि जो भी प्रिजाइडिंग गवर्नमेंट होएगी। ठीक है, उस पर बोला है प्रमुख संस्थागत कर्मियों में जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है या अन्य दो आयुक्तों को चुनाव में गैर पारदर्शिता और एक जो भी प्रिजाइडिंग गवर्नमेंट होगी की पसंद पर आधारित होता है, जैसे कि ईवीएम में गड़बड़ी कर देना।
ठीक है। यदि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में क्या कर देना, गड़बड़ी कर देना, हैक होने के कारण वोटों का पंजीकरण जो है वो नहीं होना, ठीक है, और कि करने के आरोप लगे हैं, और संस्थान में आम जनता के विश्वास को भी खत्म करता है, और चुनावी ब्रॉन्ड की अनाम विशेषता है, जिसमें न तो दाता और न ही राजनीतिक दल यह प्रकट करने के लिए बाध्यकारी है, जिसमें कि ये जो राजनीति में पारदर्शिता के मौलिक सिद्धांतों का पराजित करता है। ठीक है, और इसके बाद हम देखते हैं, यहां तक समझ में आ गया है तो एक बार बता दीजिए, फिर बात करते हैं इलेक्शन एंड इलेक्ट्रोल परफॉर्मेंस रिफॉर्म। ठीक है, कि हमारे देश में निर्वाचन प्रणाली से संबंधित कुछ हमारे आर्टिकल हैं, इनको देख लेते हैं। तो आर्टिकल 324 टू 329 ऑफ द पार्ट 5 जो डील करता है इलेक्ट्रोल सिस्टम ऑन द कंट्री। आर्टिकल 324 जो प्रोवाइड करता है इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है, स्वतंत्र चुनावी निर्वाचन आयोग का प्रावधान है। ठीक है, वहां पर बोला है कि देयर इज अ वन जनरल इलेक्ट्रोल रूल, कि एक चुनावी भूमिका का उपकेंद्र प्रत्येक क्षेत्र में क्या होगा, निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक सामान्य मतदाता सूची होती है। ठीक है, कि आर्टिकल 324 जो है पहले तो बात करता है इलेक्ट्रोल सिस्टम की ऑफ अवर कंट्री में, और फिर बोला है कि इंडिपेंडेंस होगा, मतलब स्वतंत्र होगा इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, और फिर बोला है कि वन जनरल इलेक्ट्रोल रोल होगा हर एक टेरिटरी, मतलब एक एरिया डिसाइड कर दिया, जैसे कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्या होता है, पूरी मतदाता सूची होती है। ठीक है, फिर बात की है इलेक्ट्रोल रोल जो कि यूज किया जाता है बाय द बोथ सेंटर और द स्टेट लेजिस्लेचर के लिए। कॉन्स्टिट्यूशन हैज अबलिश्ड द सिस्टम ऑफ द कम्युनल रिप्रेजेंटेशन एंड, ठीक है, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन एंड सेपरेट इलेक्ट्रॉल्स। बोला है कॉन्स्टिट्यूशन जो संविधान में क्या है, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व एवं प्रत्येक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डेड इक्वलिटी ऑफ टू एवरी सिटीजन इन द मैटर ऑफ इलेक्ट्रोल फ्रेंचाइज। इलेक्ट्रोल फ्रेंचाइज का क्या मतलब होता है, जहां हमने साइलेंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी देखा था, वहां पर भी हमने देखा कि हर एक पर्सन जो कि अडल्ट हो चुका है, 18 प्लस जो है वो हो चुका है, उसको क्या है, राइट है वोट डालने का। ठीक है, इलेक्शन डन करवाए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द अडल्ट फ्रेंचाइज। ठीक है, 61st अमेंडमेंट हुई थी, अमेंडमेंट एक्ट आया था 1988 में, वहां पर रिड्यूस किया गया था जो हमारी वोटिंग की एज थी 21 टू 18। ठीक है, ये क्या कुछ प्रोविजन थे, यहाँ पर सबको समझ में आ गया है। कंडीशन ऑफ वोट क्या होती है, पहले तो क्या है, वोट क्या होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, 18 ईयर ऑफ एज होनी चाहिए, और शुड नॉट बी डिस्क्वाली, और उस पर्सन को डिस्क्वालीफाई जो है वो नहीं घोषित किया गया है, नॉन रेजिडेंस, नॉन अनसाउंड माइंड, और क्राइम और करप्ट ऑफ इलीगल प्रैक्टिस। ठीक है, यहां तक हमारे इलेक्शन का जो प्रोविजन था वो हो चुका है, अब हो गया है, तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। एक बार बता दीजिए, किसी को भी कोई प्रॉब्लम होगी तो बता दीजिए, ठीक है, नहीं तो फिर हम आगे चलते हैं। कहीं भी किसी को डाउट रह गया है तो बता दीजिए। प्रॉब्लम होगी तो बता दीजिए, ठीक है। अभी हम इमरजेंसी प्रोविजन डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हमारा लास्ट ही टॉपिक बचता है टेम्परेरी, ट्रांजिशनल एंड द स्पेशल प्रोविजन। ठीक है, उसके बाद हमारा हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो है वो खत्म हो जाएगा, और हम एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है वो डिस्कस कर लेंगे। यहां तक समझ में आ गया है तो एक बार बता दीजिए, फिर नेक्स्ट कर लेते हैं इमरजेंसी प्रोविजन अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमारे संविधान के तहत जो है आपातकालीन प्रावधान क्या क्या दिए गए हैं। तो हमारी इंडिया इज अ फेडरल कंट्री, कि इंडिया क्या है, एक फेडरल कंट्री है। ठीक है, मतलब एक संघीय देश है, जहां पर इट्स ओन काइंड, अपनी तरह का एक संघीय देश है। ठीक है, इट एक्वायर यूनिटरी फीचर ड्यूरिंग द इमरजेंसी, बोला है यह आपातकाल के दौरान क्या है, एकात्मक विशेषताओं को प्राप्त करता है।
ठीक है। और इसकी वजह से क्या है, द रीजन ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था कि इंडिया का क्या है, एक फेडरल सिस्टम है जो यूनिक है, क्योंकि इट बिकम एंटायर यूनिटरी ड्यूरिंग द इमरजेंसी। ठीक है, क्योंकि जो हमारे भारत की संघीय व्यवस्था है को अद्वितीय बताया है, क्योंकि आपातकाल के दौरान पूरी तरह से एकात्मक हो जाता है। ठीक है, कि जब हमारी इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो वहां पर कोई भी अलग जैसे कोई रूल एप्लीकेबल नहीं होता, सिर्फ हमारा नेशनल इमरजेंसी चलती है, तो बाकी सब चीजें जो है वो बंद हो जाती है। मतलब हर किसी के राइट जो है वो खत्म हो जाते हैं, और हमारा सिर्फ कौन से फंडामेंटल राइट जो है वो एप्लीकेबल होते हैं, एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21। ठीक है, बोला डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने भी कहा है कि इंडिया का एक फेडरल सिस्टम है, एक संघीय सिस्टम है, क्योंकि ये यूनिक है और बेस करता है यूनिटरी ड्यूरिंग द इमरजेंसी। और ड्यूरिंग एन इमरजेंसी कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी जो कि फॉल करती है, द सिस्टम कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू द यूनिटरी फीचर। ठीक है, क्योंकि ये डिपेंड करती है इटसेल्फ इनटू द यूनिटरी फीचर। ठीक है, कि जैसे कि संवैधानिक मशीनरी विफल हो जाती है यदि प्रणाली खुद को एकात्मक विशेषता में परिवर्तित कर लेती है। और जो आपातकालीन है, मतलब जब भी इमरजेंसी की सिचुएशन है, इमरजेंसी पीरियड ऑफ द डिप्रेशन वेयर ऑल फंडामेंटल राइट ऑफ पर्सन इज टेकन अवे। ठीक है, और जहां हम बात करते हैं आपातकाल की सिचुएशन की, तो जहां आर्टिकल 29 और 21 को छोड़कर किसी के भी सभी के मौलिक अधिकार जो है वो छीन लिए जाते हैं। बात करते हैं डेफिनेशन, इमरजेंसी की क्या डेफिनेशन है। तो बोला है इमरजेंसी एक ऐसी सिचुएशन होती है जो अराइज होती है ड्यू टू द फेलियर ऑफ गवर्नमेंट मशीनरी। कि इमरजेंसी कब लगती है, जब ऐसा होता है कि गवर्नमेंट मशीनरी जो है वो फेल हो गई है। ठीक है, ड्यू टू द फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीन गवर्नमेंट मशीनरी, और विच कॉज द डिमांड ऑफ इमीडिएट एक्शन, जहां पर डिमांड होती है इमीडिएट एक्शन लेने की फ्रॉम द अथॉरिटी। अकॉर्डिंग टू द ब्लैक लॉ डिक्शनरी के अनुसार जो है इमरजेंसी क्या है, एक ऐसी सिचुएशन है जो रिक्वायर करती है क्विक एक्शन और इमीडिएट नोटिस as such as a situation caused as a threat of a life or a property of a nation। बोला है इमरजेंसी क्या है, एक ऐसी सिचुएशन है, एक आपातकालीन क्या है, आपातकाल क्या है, एक ऐसी स्थिति है जहां पर आपको क्विक एक्शन लिया जाता है और उसका इमीडिएट नोटिस जो है वो नोटिस की आवश्यकता जो है वो होती है, क्योंकि ऐसी स्थिति में राष्ट्र में जीवन और संपत्ति के लिए खतरा पैदा करती है, क्योंकि ऐसी स्थिति जो कि थ्रेट पैदा करती है ऑफ द लाइफ ऑफ द पर्सन एंड लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ अ नेशन। ठीक है, और इट इज अ फेल्यूर ऑफ द सोशल सिस्टम टू डिलीवर अ रीजनेबल कंडीशन ऑफ लाइफ। कि यहाँ पर क्या है, यह जीवन की उचित परिस्थितियों को प्रदान करने के लिए सामाजिक व्यवस्था की विफलता है। ठीक है, बात कर लेते हैं टाइप ऑफ इमरजेंसी की। बता दीजिए करें यदि आप क्लास में हैं और क्लास को सुन रहे हैं, तो यदि आपको समझ में आ रहा है तो एक बार बता दीजिए करें, जिससे मेरे को पता चल जाएगा, फिर हम आगे जो है वो नेक्स्ट कर लेंगे। टाइप ऑफ इमरजेंसी की बात करते हैं तो हमारा पार्ट जो हमारा टाइप ऑफ इमरजेंसी की बात करें तो पार्ट 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो डील करता है इमरजेंसी प्रोविजन। आर्टिकल 352 टू 360 तक जो है हमारे इमरजेंसी प्रोविजन जो है वो दिए गए हैं। देर आर 3 टाइप ऑफ इमरजेंसी। आप जानते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 टाइप की इमरजेंसी जो है वो मेनली दी जाती है। तो हमारे जिसमें द पावर ऑफ इम्पोजिंग ऑल 3 टाइप ऑफ इमरजेंसी बोला है कि सभी 3 प्रकार की आपातकालीन स्थितियों को लागू करने की शक्ति भारत के राष्ट्रपति पर जो है वो निहित है। और आपातकाल के अवधारणा जो है वो जर्मनी से ली गई है, और इमरजेंसी के प्रोविजन जो है वो बोरो किए गए हैं बेमार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द जर्मनी। ठीक है, और ये जो है वो इमरजेंसी किस प्रकार से है, हमारे 3 प्रोविजन जो है वो दिए हैं। आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 356 टू एंड प्रेसिडेंशियल रूल, आर्टिकल 350
सॉरी 360, जहां पर फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात की गई है। बात करते हैं ग्राउंड ऑफ द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, ठीक है, कि क्या कुछ ग्राउंड है प्रोक्लेम करने के, इमरजेंसी कोई घोषणा करने के। तो हमारा नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल कब लगता है? ग्राउंड ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी क्या है? वॉर की स्थिति, कि यदि ऐसी स्थिति पैदा हो गई है, युद्ध की स्थिति पैदा हो गई है, जहां पर वन कंट्री डिक्लेयर करती है कुछ फॉर्मल वॉर अगेंस्ट इंडिया, देयर इज अ वायलेंट स्ट्रगल using the armed forces and the president of India may impose a national emergency। बोला है जब कोई देश जो है वो भारत के खिलाफ औपचारिक युद्ध की घोषणा करता है और सशस्त्र बलों का प्रयोग करके उसे एक हिंसक संघर्ष दिलवाता है, मतलब सशस्त्र बलों का प्रयोग कर रहा है, मतलब ऐसा हो रहा है कि जहां पर युद्ध की स्थिति पैदा होगी, ठीक है, देश जो है वो आपस में ही जो लड़ रहे हैं, कि फॉर्मल वॉर स्टार्ट हो जाती है अगेंस्ट इंडिया एंड अदर नेशन के साथ, वहां पर वायलेंट स्ट्रगल यूज हो रहा है आर्म्ड फोर्सेस से, ठीक है, सशस्त्र बलों का प्रयोग जो है करके हिंसा जो है संघर्ष हो रहा है, तो भारत का राष्ट्रपति जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, वो क्या करते हैं, इमरजेंसी को इम्पोज कर देते हैं, नेशनल इमरजेंसी को। और साथ ही साथ यदि पहले वॉर हो गया और साथ ही साथ है एक्सटर्नल एग्रेशन, ठीक है, बाहरी आक्रमण हो गया, कि व्हेन वन कंट्री जो है वो अटैक करती है दूसरी कंट्री के साथ, ऐसा होता है कि एक कंट्री ने क्या कर दिया, अटैक कर दिया किस पर, हमारे इंडिया पर, एंड विदाउट एनी फॉर्मल डिक्लेरेशन ऑफ वॉर, कि कोई भी फॉर्मल डिक्लेरेशन जो है वो नहीं करी, औपचारिक घोषणा किए बिना जो है वो अन्य देश ने हमला कर दिया, और इट इज यूनिलेटरल अटैक बाय द कंट्री टुवर्ड द इंडिया। बोला है यह भारत की और किसी भी देश का एक तरफा हमला हो, ठीक है, कि एक तरफा हमला कर दिया जहां पर हमें कुछ नहीं बताया, मतलब हमला होने से पहले कुछ नहीं डिक्लेयर किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, अदर नेशन के द्वारा, देन इन सर्कमस्टांसेस में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो इम्पोज करते हैं नेशनल इमरजेंसी। फिर आर्म्ड रेबिलियन की सशस्त्र विद्रोह, बोला है इमरजेंसी कब लगाए, बोला जो हमारा सशस्त्र विद्रोह के कारण जो है वो भारत में राष्ट्रपति जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, और व्हेन अ ग्रुप ऑफ पीपल रिवेल अगेंस्ट द प्रेजेंट गवर्नमेंट विच विल लीड टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ द लिव्स एंड प्रॉपर्टी। बोला है जब लोगों का एक समूह जो है वर्तमान सरकार के खिलाफ जो है विद्रोह करता है, जिससे जीवन और संपत्ति का विनाश होता है, तब भी क्या लगाई जाती है, इमरजेंसी लगाई जाती है, ठीक है। नेशनल इमरजेंसी की बात कर रहे थे, स्टेट इमरजेंसी की बात करते हैं, ग्राउंड फॉर द प्रोक्लेमेशन ऑफ द स्टेट इमरजेंसी, कि क्या कुछ ग्राउंड है क्या प्रोक्लेमेशन करने के, स्टेट इमरजेंसी को प्रोक्लेम करने के, इज अ फेलियर ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, कि जब कैसा हो, क्या हो, फेलियर हो जाए, जब राज्य जो है वो फेल हो जाए, कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो है वो काम ना करे, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी के तहत जो काम नहीं करे, इस चीज में क्या हो, फेल हो जाए, देन इन दिस इमरजेंसी when the governor of the state, वो वहां पर जब हमने गवर्नर भी देखा था ना कल स्टेट एग्जीक्यूटिव में, तब भी हमने देखा था कि ऐसा हो गई स्टेट की स्थिति जो है वो खराब हो चुकी है, तो गवर्नर क्या करेंगे, सलाह देंगे, करेंगे राष्ट्रपति जी के साथ, और हमारी स्टेट इमरजेंसी जो है वो लगाई जाती है। और गवर्नर ऑफ द स्टेट इज सेटिस्फाइड द स्टेट इज नॉट फंक्शनिंग इन अकॉर्डेंस विद द constitutional provision, then he may write a report to the president of India। बोला है कि राज्य संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार यदि काम नहीं कर रहा है तो वो राष्ट्रपति को एक रिपोर्ट लिख सकते हैं, और यदि राष्ट्रपति रिपोर्ट से संतुष्ट होंगे तो वो राष्ट्रपति शासन जो है, प्रेसिडेंट रूल जो है वो लगा सकते हैं। उसके बाद राष्ट्रपति राज्य के लिए के कार्यकारी प्रमुख बन जाएंगे, ठीक है। प्रेसिडेंट विल बिकम एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट जो है वो बन जाएंगे। यहां तक समझ में आ गया होगा, तो नेक्स्ट चलते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में। ग्राउंड ऑफ द प्रोक्लेमेशन ऑफ द फाइनेंशियल इमरजेंसी क्या है, दैट जब स्टेट अराइज करता है इन द कंट्री विच लीड टू द फाइनेंशियल क्राइसिस, मतलब जब ऐसा हो देश में एक राज्य जो है, राज्य उत्पन्न हो, मतलब अब वित्तीय आपातकाल की घोषणा किस आधार पर की जाती है, जब देश में एक राज्य में उत्पन्न होता है क्या, जो भारत में वित्तीय संकट की ओर जाता है, ठीक है। जब देश में क्या हो, फाइनेंशियल क्राइसिस हो रहे हो और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो इम्पोज करता है इमरजेंसी
इस सिचुएशन से, फाइनेंशियल जो वित्तीय कंडीशन है, मतलब वित्तीय जो परिस्थिति है, वित्तीय आपातकाल आ गया है, ठीक है, उसकी स्थिति से निपटने के लिए आपातकाल जो है वो लगा सकता है, ठीक है, इमरजेंसी जो है वो लगा सकते हैं। इन दिस सिचुएशन द सेंटर अथॉरिटी क्या है, मे रिड्यूस द बजट और कट द बजट गिवन to the state and salary of the government official may be deducted। इन स्थितियों में क्या होता है कि जो केंद्रीय प्राधिकरण बजट को कम कर सकता है और राज्य को दिए गए बजट में कटौती जो है वो कर सकता है। सरकारी अधिकारियों के वेतन में भी कटौती जो है वो की जा सकती है, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया है, तो बात कर लेते हैं डिफरेंस बिटवीन द आर्टिकल 352 एंड आर्टिकल 356। जहां पर बात आती है अंडर द आर्टिकल 352 में क्या लगाई जाती है, स्टेट लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव कंटिन्यू फंक्शन करते हैं, सेंटर गेट द कंकरेंट पावर, सेंटर के पास क्या है, कंकरेंट पावर होती है राज्य के, लेकिन केंद्र को राज्य के मामले में कानून और प्रशासन की संवर्ती शक्तियां जो है वो मिली होती है, ठीक है। और कंकरेंट पावर ऑफ द लेजिस्लेशन and administration in the matter of the state under the article 356। हमारे 352 में क्या लगाई जाती है, नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है, 356 में क्या लगाई जाती है, स्टेट इमरजेंसी लगाई जाती है, और 360 में क्या लगाई जाती है, फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है वो लगाई जाती है। अंडर आर्टिकल 352 में रिलेशनशिप बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट जो है वो चेंज हो जाता है, चेंज बट द केस इन केस ऑफ द 356 रिलेशनशिप बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट विच द प्रेसिडेंट रूल अप्लाई हो जाता है अंडर चेंज। बोला है आर्टिकल जो हमारा 352 है, इसके तहत केंद्र और राज्य सभी राज्य के बीच जो है संबंध बदल जाते हैं, लेकिन अनुच्छेद हमारा 356 के मामले में क्या होता है, केंद्र और राज्य के बीच में संबंध जिसमें कि राष्ट्रपति शासन जो है वो लागू होता है, एक बदलाव से गुजरता है, ठीक है। वित्तीय इमरजेंसी के बारे में हम बात करते हैं, फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में, जैसे कि हमने पहले भी देखा कि जो आर्टिकल 360 में प्रोक्लेमेशन होती है फाइनेंशियल इमरजेंसी की, वहां पर क्या होता है कि मे बाय द इशूड इफ द प्रेसिडेंट, यदि प्रेसिडेंट के ओपिनियन में क्या हो, इफ द प्रेसिडेंट इज ऑफ ओपिनियन दैट सच अ सिचुएशन, कि ऐसी सिचुएशन हो जा रही, मतलब स्टेट में क्या हो गई, ऐसी सिचुएशन होगी, फाइनेंशियल कंडीशन इतनी खराब हो गई, मतलब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो है वो बिल्कुल बिगड़ गई, तो उस सिचुएशन में क्या लगाई जाती है, वित्तीय आपातकाल जो है वो लगाया जाता है अंडर आर्टिकल 360, ठीक है। बात करते हैं ड्यूरेशन की, तो प्रोक्लेमेशन ऑफ द फाइनेंशियल इमरजेंसी शेल सीज टू द ऑपरेट आफ्टर द 2 मंथ, ठीक है। जो वित्तीय आपातकाल की घोषणा है वो 2 महीने के बाद जो है वो काम करना बंद कर देती है, ठीक है, जब तक इसे संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित नहीं किया जाता, ठीक है, अनलेस ही इट हैज बीन अप्रूव्ड बाय द बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। और in case where during the issuance of the proclamation of Lok Sabha has has been dissolved or a dissolution take place within the set period of the 2 month, and the Rajya Sabha has approved the proclamation but the Lok Sabha has not approved it, ठीक है। बात करते हैं कि हमारी, पहले तो बोला कि फाइनेंशियल जो इमरजेंसी है वो 2 मंथ के बाद जो है वो काम करना बंद कर देती है, और तब तक जब तक कि इसे संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित नहीं किया जाता। ऐसे मामले में जहां उद्घोषणा जारी करने के दौरान जो है लोकसभा भंग कर दी गई है। भंग मैंने आपको बताया था कि लोकसभा क्यों डिसॉल्व कर दी जाती है, या तो इलेक्शन का टाइम हो गया, या तो जो प्रेसिडेंट है उन्होंने लोकसभा को भंग कर दिया, ठीक है, या विघटन 2 महीने की उक्त अवधि के भीतर किया गया है और राज्यसभा में उद्घोषणा जो है अनुमोदित करता है, लेकिन जो लोकसभा है ने इसे अनुमोदित नहीं किया है, फिर ऐसी घोषणा तब तक लागू नहीं होगी जब तक कि 30 दिनों की समाप्ति से पहले लोकसभा घोषणा को अनुमोदित करने वाला प्रस्ताव जो है वो पारित नहीं करते। यहां तक समझ में आ गया है। तो बात करते हैं रिवोकेशन की बाय द सब्सिक्वेंट प्रोक्लेमेशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी में बी रिवोक्ड, ठीक है, कि हमारी वित्तीय आपातकाल की घोषणा को रद्द किया जा सकता है कभी भी। इफेक्ट क्या है, एक लास्ट प्रोविजन रहा है इमरजेंसी का, फाइनेंशियल
इमरजेंसी हैज फॉलोइंग इफेक्ट क्या क्या है? एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ द यूनियन shall give direction of the state regarding the maintenance of financial stability. ठीक है, जो संघ है, संघ का कार्यकारी प्राधिकारी जो है, द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ यूनियन शेल गिव डायरेक्शन, की जो हमारी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है यूनियन की, वो डायरेक्शन दे सकती है, निर्देशन दे सकती है कि स्टेट रिगार्डिंग द मेंटेनेंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, कि स्टेट जो है वो किस तरह से मेंटेन करके रखेगी हमारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को। और इट में इंक्लूड द प्रोविजन ऑफ द रिडक्शन ऑफ द सैलरी एंड अलाउंस, बोला है कि जिसमें कि राज्य के जो भी सेवारत सभी और सभी या किसी भी वर्ग के व्यक्तियों के वेतन और भत्ते में कटौती का जो है वो प्रावधान शामिल है, कि यदि फाइनेंशियल इमरजेंसी लग गई तो वहां के जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होंगे उनकी सैलरी जो है वो भी डिडक्ट कर ली जाएगी, इंक्लूडिंग द जज ऑफ द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। किसके बोले है यहाँ इस इमरजेंसी वाली सिचुएशन में क्या हो, फाइनेंशियल इमरजेंसी लग जाए तो जज ऑफ द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के वेतन की भी कटौती जो है वो की जा सकती है। और मनी विल शेल बी रिजर्व्ड फॉर द अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट, की जन विधायक जो है वो राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए आरक्षित होंगे। यहां तक समझ में आ गया है? अच्छा, आप लोग ना बता नहीं रहे हो कि समझ में आया है नहीं आया, फिर मेरे को पता नहीं चलेगा ऐसे। तो हमारा लास्ट प्रोविजन है, इसको डिस्कस कर लेते हैं, कि हमारा टेम्परेरी पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू मेक अ लॉ। ठीक है, जो कि हमारा लास्ट प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन लॉ का, टेम्परेरी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजन। ठीक है, इसकी बात कर लेते हैं। तो हमारे पास बोला है टेम्परेरी पावर दी गई है पार्लियामेंट को, कि वो क्या करेंगी, लॉ बनाएंगी, किस रिस्पेक्ट में, सर्टन अदर मैटर जो कि स्टेट लिस्ट में है। ठीक है, एज दे वर मैटर इन अ कंकरेंट लिस्ट, की पार्लियामेंट को यहां पर क्या दी गई है, टेम्परेरी पार्लियामेंट सॉरी टेम्परेरी पावर दी गई है, कि संसद को क्या दी गई है, कुछ एक अस्थाई शक्ति दी गई है, जैसे कि संवर्ती सूची के मामले हो। ठीक है, जैसे कि आपके कंकरेंट लिस्ट के मामले हो, या तो हमारे स्टेट लिस्ट के मामले हो, जहां पर आपको आपके पार्लियामेंट को संसद को राज्य सूची के जो मामले होते हैं उसके संबंध में कानून बनाने की अस्थायी शक्ति जो है वो दे दी गई है, जैसे कि संपत्ति सूची में जो शामिल है। ठीक है, बाबर बात करेंगे नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, की यह संविधान में किसी बात के होते हुए भी संसद को एक संविधान के प्रारंभ में 5 वर्ष की अवधि के दौरान निम्नलिखित मामलों के संबंध में कानून बनाने की शक्ति होगी। यहां पर बोला है नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट शेल ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 5 ईयर फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वहां पर बोला कि जो संविधान के प्रारंभ के, जब संविधान बना था वहां के प्रारंभ के 5 सालों की अवधि के दौरान क्या है, निम्नलिखित कुछ ऐसे मामले दिए गए हैं, वहां पर इस मामलों में है लॉ बना सकते हैं, जैसे कि वे संपत्ति सूची के प्रगणित थे। ठीक है, कौन कौन से मामले हैं, ट्रेड एंड कमर्स विद इन अ स्टेट। ठीक है, कि कोई भी राज्य के भीतर व्यापार और वाणिज्य से रिलेटेड, और हमारा सप्लाई ऑफ एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉटन है, और वुलन टेक्सटाइल है, ऑफ द रॉ कॉटन इंक्लूडिंग द गिनिंग कॉटन और द अनगिन्ड कॉटन ऑफ कपास। बोला है जो भी राज्य के भीतर जितने भी व्यापार और वाणिज्य के मामले हैं, और कपास और ऊनी वस्त्रों, जैसे कि कच्चे कपास, ठीक है, और बिना कपास के, कपास सहित, कपास के बीज हो गए, कागज हो गए, जैसे कि अखबारी कागज सहित। ठीक है, और अन्य खाद्य सामग्री होगी। ठीक है, अन्य जो इंक्लूडिंग द ऑयल सीड्स एंड ऑयल। ठीक है, फूड स्टफ जितने भी हो गए, और पशुओं का चारा हो गया, पशु चारा, कैटल फोडर जो है, जो इंक्लूड करता है आपका ऑयल, केक्स एंड अदर हमारा जो कोक और कोयले के
जो भी डेरिवेटिव सहित अन्य जो भी लोहे का उत्पादन है, आपूर्ति का वितरण है और स्टील का अभ्रक है। ठीक है, इस मामले में है कि पार्लियामेंट को पावर दी गई है कि वो क्या कर सकते हैं, लॉ बना सकते हैं, टेम्परेरी पावर दी गई है। ठीक है, बात करते हैं ऑफेंसेस अगेंस्ट द लॉ। ठीक है, ऐसे ऑफेंसेस जो बोला, ऐसे कानूनों के विरुद्ध अपराध उनमें से किसी भी मामले के संबंध में उच्चतम न्यायालय को छोड़कर सभी न्यायालयों की अधिकारिता या शक्तियां। ठीक है, बोला ऑफेंसेस अगेंस्ट द लॉ इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी मैटर, जो मेंशन है क्लॉज ए में, jurisdiction and power of all court except the Supreme Court in respect of any those of the matter, fees in respect of the any of those matter, जो कि not including the fee taken in any court। बोला है कि कानूनों के विरुद्ध, बोला है ऐसे विश्व के कानूनों के विरुद्ध अपराध या उनमें किसी भी मामले के संबंध में उच्चतम न्यायालय को छोड़कर सभी न्यायालयों की अधिकारिता और शक्तियां, उनमें किसी भी मामले में क्या हो, किसी भी मामले के संबंध में शुल्क, लेकिन किसी भी न्यायालय के लिए ली गई फीस शामिल नहीं है। ठीक है, बात करते हैं परंतु क्या है, बट एनी लॉ जो मेड बाय द पार्लियामेंट है, कि ऐसा लॉ जो कि बनाया गया पार्लियामेंट के द्वारा, विच पार्लियामेंट वुड नॉट बट फॉर द प्रोविजन ऑफ द आर्टिकल have been competent to make shall to extent of the incompetency cease to effect on the expiration of the said period। बोला है परंतु संसद द्वारा बनाया गया किसी कोई भी कानून, हाँ हो सकता है कि ये जो है वो थोड़ा टेक्निकल लगे, क्योंकि इसमें ना सारे ही प्रोविजन, जैसे कि कोई भी अदर प्रोविजन दिए गए हैं जो कि स्पेशल प्रोविजन दिए हैं, जैसे स्पेशल स्टेट हो गया हमारा असम है, हमारा अदर, जैसे कि 370 वाला आर्टिकल भी यहीं पर था जब पहले हमारे जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल प्रोविजन दिया गया था ना। हाँ, लेकिन अब जो है वो खत्म हो चुका है 370, आप जानते हैं कि अभी खत्म हो गया जब से हमारा जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया 2019 का। ठीक है, उसके बाद ये वाला जो लास्ट प्रोविजन है ना, आपको ये वाला टॉपिक थोड़ा सा टफ भी लग सकता है, इसलिए भी पढ़ने में कोई भी प्रॉब्लम हो रही होगी तो एक बार देख लीजिएगा, अदरवाइज जो है वो ज्यादा गुजरने की जरूरत नहीं है इसमें। ठीक है लेकिन एक बार सुन लीजिएगा। ठीक है, और फिर बात करिए है परंतु संसद द्वारा बनाया गया कोई भी कानून जिसमें क्या हो, जिसे बनाने में संसद सक्षम नहीं है। ठीक है, मतलब बोला ऐसा लॉ जो बनाया जा रहा है पार्लियामेंट के द्वारा जिसमें जो पार्लियामेंट है वो कंपिटेंट नहीं है उसमें लॉ बनाने की। ठीक है, और टू एक्सटेंड द इनकम्पिटेंसी cease to have effect and expiration of the said period except the in respect thing done or omitted to be done before the expiration of therefore। ठीक है, और बोला है कि जहां पर जो पार्लियामेंट है वो सक्षम नहीं है, असक्षम की सीमा तक उक्त अवधि की समाप्ति पर जो है प्रभाव नहीं डालेगी, इसके सिवाय इसके लिए इसके कि उसकी समाप्ति से पहले किए गए या छोड़े जाने वाले कार्य को छोड़ दिया गया। ठीक है, हमारे 370 में आप जानते हैं कि हमारे कुछ प्रोविजन दिए गए थे, जैसे कि टेम्परेरी प्रोविजन विद रिस्पेक्ट ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जहां पर कुछ स्पेशल प्रोविजन दिए थे जम्मू एंड कश्मीर को। इसको कि मेरे को लगता है कि हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट इतना पता होना चाहिए कि हमारा ये 370 जो है वो खत्म हो चुकी है जब से हमारा आया है कौन सा एक्ट, जम्मू एंड कश्मीर 2019 रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया है। ठीक है, जिसमें कि क्या कुछ प्रोविजन थे कि द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 238 शैल नॉट अप्लाई द रिलेशन विद द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, इसको हम नहीं पढ़ेंगे, यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो आपको नोट्स जो है वो दे दिए जाएंगे, वो आप वहां से आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, बात करते हैं आर्टिकल 371 में, वहां पर बात करी है स्पेशल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट ऑफ द स्टेट ऑफ द, एक मिनट, हाँ, बात करते हैं स्पेशल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट ऑफ द
स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात की क्या कुछ स्पेशल प्रोविजन दिए गए हैं महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के संबंध में, विशेष प्रावधान जो है वो क्या दिए गए हैं, बोला है नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, इस संविधान किसी भी बात के होते हुए भी जो प्रेसिडेंट है मे बाय द ऑर्डर मेड बाय और विद रिस्पेक्ट ऑफ द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र गुजरात प्रोवाइड फॉर एनी स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नर, कि जो राष्ट्रपति हैं वो महाराष्ट्र या गुजरात राज्य के संबंध में किए गए आदेश द्वारा राज्यपाल की कोई विशेष जिम्मेदारी प्रदान कर सकेगा, ठीक है। ये जो है वो दिया गया है हमारे आर्टिकल 371 में, वहां पर गुजरात और महाराष्ट्र के लिए स्पेशल प्रोविजन जो है वो दिए गए। इसके सब क्लॉज में भी ये बोला है कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सेपरेट डेवलपमेंट बोर्ड ऑफ, जैसे कि विदर्भ जो है, ठीक है, एंड जो मारवाड़ा है और द शेष जो महाराष्ट्र है और सौराष्ट्र है, कच्छ है और शेष गुजरात के लिए एक पृथक विकास बोर्ड की स्थापना जो है वो की जाए, और इस प्रावधान के साथ की जाए कि जिसमें क्या हो, प्रत्येक बोर्ड के कार्यकरण से संबंध प्रत्येक वर्ष एक प्रतिवेदन राज्य विधानसभा के समक्ष जो है वो रखा जाएगा, ठीक है। और उसके बाद बोला है सब क्लॉज बी में कि इक्विटेबल एलोकेशन ऑफ फंड होगा फॉर द डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर ओवर द सेट एरिया, ठीक है, कि उन क्षेत्रों के लिए विकासात्मक व्यय की निधियों को समान बराबर, मतलब जो भी वो एरिया है वहां पर आप डेवलपमेंट के लिए जो है वो बराबर का क्या दोगे, डेवलपमेंट के लिए पैसा दोगे, ठीक है, निधियों का समान आवंटन करेंगे जो कि समग्र रूप से राज्य की आवश्यकताओं के अधीन है, ठीक है, जो कि क्या है, समग्र रूप से राज्य की जो विशेषताएं हैं उसके अधीन है, ठीक है। एंड इक्विटेबल अरेंजमेंट प्रोवाइडिंग द एडिक्वेट फैसिलिटी, और सभी उक्त क्षेत्रों के संबंध में जैसे तकनीकी शिक्षा है, व्यावसायिक प्रशिक्षण है, जैसे कि फैसिलिटी है, टेक्निकल एजुकेशन है, वोकेशनल ट्रेनिंग है, और एडिक्वेट अपॉर्चुनिटी है, एम्प्लॉयमेंट है इन द सर्विस अंडर द कंट्रोल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट है in respect of the all said area subject to the requirement of the state as whole, ठीक है, कि जो भी न्याय संगत व्यवस्था है जो समग्र रूप से राज्य की आवश्यकताओं के अधीन है जो वह करी जाएगी। और बात करते हैं आर्टिकल 371 सब क्लॉज ए जो है वो बात करता है स्पेशल प्रोविजन इन रिस्पेक्ट ऑफ द स्टेट ऑफ नागालैंड, ठीक है, स्टेट ऑफ नागालैंड के लिए क्या है, स्पेशल प्रोविजन है नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नो एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट, बोला है कि निम्नलिखित में से संसद के अधिनियम में नहीं है, क्या है कि रिलीजियस ऑफ और द स्पेशल प्रैक्टिस ऑफ द नागास, जो भी नागा जैसे नागालैंड के कुछ एक एरिया है वहां के लोगों को बोला जाता है नागास, ठीक है, एक प्रजाति है, रिलीजियस और द सोशल प्रैक्टिस ऑफ द नागास, जहां पर बात की है नागाओं के धर्म और सामाजिक प्रथाएं, ठीक है, और नागा कस्टमरी लॉ और प्रोसीजर, ठीक है, नागा का अपना कस्टमरी लॉ एंड प्रोसीजर, ठीक है, इन सभी में क्या बोला है कि नो एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ, बोला है कोई भी संसद के द्वारा जो है कोई अधिनियम नहीं है, किन के अलावा रिलीजियस और सोशल प्रैक्टिस ऑफ द नागास और नागास कस्टमरी लॉ एंड प्रोसीजर और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द सिविल एंड क्रिमिनल जस्टिस की, वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द सिविल एंड क्रिमिनल जस्टिस की बात करी गई है, और डिसीजन अकॉर्डिंग टू द नागा कस्टमरी लॉ, कि नागा प्रथागत कानून के अनुसार निर्णयों को शामिल करते हुए सिविल और आपराधिक न्याय का प्रशासन, ठीक है, ऑनरशिप एंड ट्रांसफर ऑफ द लैंड, और वहां की जो भूमि है और उसको क्या करना, ट्रांसफर करना और वहां का स्वामित्व जो है वो लेना, ठीक है, इससे रिलेटेड बोला पार्लियामेंट को कोई भी जो है वो पावर नहीं है। राज्य पर लागू होगा जब तक कि नागालैंड की विधानसभा यह संकल्प द्वारा निर्णय कर नहीं लेती, कि कोई भी प्रोविजन बोला है कि जो भी कोई भी पार्लियामेंट के द्वारा इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस एक्ट जो है वो अधिनियम बनाया गया है वो तब तक जो है वो इन पर लागू नहीं होगा जब तक कि जो नागालैंड की अपनी विधानसभा है वहां पर उसका जो है वो निर्णय नहीं लिया जाता। इसके अलावा बहुत ज्यादा अदर भी प्रोविजन है, इनको थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं, अदरवाइज जो है वो
इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है कि इसको, ठीक है। बात करते हैं गवर्नर ऑफ द नागालैंड, ठीक है, एक मिनट। बोला है गवर्नर ऑफ द नागालैंड शेल हैव द स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो गवर्नर है नागालैंड के, उनके पास क्या है, स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नागालैंड के राज्यपाल की नागालैंड राज्य के कानून और व्यवस्था के संबंध क्या है, विशेष जिम्मेदारी जो है वो होगी, ठीक है, कि उसकी राय से राज्य का गठन जो है वो किया जाएगा, कि उसकी राय से राज्य के गठन से पहले ठीक जो नागा हिल्स हैं और जो उनके न्यूसांग क्षेत्र है उनका होने वाली आंतरिक अशांति जिसमें कि क्या है उससे किसी भी भाग में जारी रहेगा, ठीक है। मतलब एक स्पेशल पावर दी गई है किसको, कि गवर्नर ऑफ द नागालैंड को, ठीक है। प्रोवाइडेड किया है कि यदि एनी कोई क्वेश्चन अराइज होता है whether any matter or not matter in respect of which the governor is under the subclause required to the act or exercised by the individual judgment, ठीक है, individual judgment of the decision of the governor shall be discretion shall be final, कि बोला है परंतु यह प्रश्न जो है उठता है कि क्यों क्यों क्या कोई ऐसा मामला है या नहीं जिसमें कि राज्यपाल अपने व्यक्तिगत निर्णय का प्रयोग करने के लिए आवश्यक इस उपखंड के अधीन है, चूंकि राज्यपाल का निर्णय है या विवेक अपनी विवेक से अंतरिम होगा, ठीक है। और इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको खुद पढ़ लीजिएगा यदि पढ़ना होएगा तो, ठीक है। यहाँ से जो है वो ज्यादा क्वेश्चन जो नहीं आते, ठीक है। और डी में क्या किया है, प्रेसिडेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द रिपोर्ट ऑफ द गवर्नर और अदरवाइज सेटिस्फाइड नो लॉन्गर नेसेसरी और द गवर्नमेंट हैज अ स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ फिर से ये बोला है कि राष्ट्रपति जो है वो राज्यपाल से प्रति निवेदन कर सकते हैं, पत्री निवेदन प्राप्त होने पर या तो अन्यथा असंतुष्ट हो जाता है। ये प्रोविजन जो है वो काफी ज्यादा मतलब इंटरेस्टिंग नहीं है, इसलिए आपको थोड़ा सा पढ़ने के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होएगा। जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन के अदर प्रोविजन है तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, उनको प्रॉब्लम पढ़ने में कोई प्रॉब्लम जो नहीं आएगी, ठीक है। बात कर लेते हैं कि क्वालिफिकेशन फॉर द बीइंग ऑफ चूजर, ठीक है। बोला है द क्वालिफिकेशन ऑफ बीइंग चूजन एज एंड बीइंग मेंबर ऑफ द रीजनल काउंसिल, की क्षेत्रीय परिषद के सदस्य के रूप में चुने जाने और होने के लिए कुछ रीजनल काउंसिल की क्वालिफिकेशन, ठीक है। और द टर्म ऑफ ऑफिस क्या रहेगा और सैलरी एंड अलाउंस कितनी रहेंगी ऑफ द पेड मेंबर ऑफ द रीजनल काउंसिल की, ठीक है। और प्रोसीजर क्या है और कंडक्ट ऑफ बिजनेस क्या है रीजनल काउंसिल का, और अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑफिसर्स एंड द स्टाफ ऑफ द रीजनल काउंसिल एंड देयर कंडीशन ऑफ द सर्विस क्या है, मतलब कि जो क्षेत्रीय परिषद है उसके अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति और सेवा शर्तें, ठीक है। और कोई भी अन्य मैटर जो कि आता है इन रिस्पेक्ट ऑफ द विच इज नेसेसरी टू मेक अ रूल, कि वो किस लिए आता है, जो कि इन रिस्पेक्ट ऑफ विच मेक अ रूल फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रॉपर फंक्शन ऑफ द रीजनल काउंसिल, ठीक है। बात करते हैं स्पेशल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट ऑफ द स्टेट ऑफ असम, कि स्टेट ऑफ असम के क्या कुछ स्पेशल प्रोविजन है, जहां पर बोला है नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट में बाय द ऑर्डर मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ द स्टेट ऑफ असम, बोला है कि संविधान में किसी भी बात के होते हुए भी राष्ट्रपति जो है असम राज्य के संबंध में किए गए आदेश द्वारा छठी अनुसूची के पैरा जो 20 है उसमें संकलन तालिका के भाग 1 में भी निर्देशित जो है वो जनजातीय क्षेत्रों से चुने गए हैं। और विधानसभा के सदस्य और उस विधानसभा के अन्य सदस्यों की ऐसी संख्या जो कि असम राज्य के भी निर्देशित किए जाएं, और विधानसभा की एक समिति के गठन और कार्यों का प्रावधान कर सकेगा। ऐसी समिति का गठन उचित कार्य के लिए उस राज्यसभा की प्रक्रिया के नियमों के आधार पर नियमों के लिए किए जाने वाले संशोधन के लिए आदेश और संशोधन, ठीक है।
ठीक है। और जो हमारा आर्टिकल 371C है वो बात करता है कुछ स्पेशल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट ऑफ द स्टेट ऑफ द मणिपुर। ठीक है, मणिपुर स्टेट के लिए कुछ एक स्पेशल प्रोविजन दिए गए हैं। इसको आपको नोट्स जो है वो और डिटेल में दे दिए जाएंगे, आप उसको पढ़ लीजिएगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन जो नहीं आते हैं, यदि आएंगे भी तो आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और स्पेशल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट ऑफ द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश के लिए भी क्या है, स्पेशल प्रोविजन दिए गए हैं। बात करते हैं आर्टिकल 371E, वहां पर बात की है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ द आंध्र प्रदेश, जहां पर बात की गई है कि आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना। ठीक है, और वहां पर पार्लियामेंट में बाय लॉ प्रोवाइड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। बोला है कि जो संसद है कानून द्वारा आंध्र प्रदेश में राज्य में एक विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रावधान कर सकती है। ठीक है, और जो हमारी आर्टिकल 371F जो है वो बात करती है स्पेशल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट ऑफ द स्टेट ऑफ सिक्किम, कि सिक्किम राज्य के लिए विशेष रूप से प्रावधान क्या है। तो नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग विद द कॉन्स्टिट्यूशन, जहां पर बोला है लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट ऑफ सिक्किम शेल कंसिस्ट करती है नोट लेस देन 30 मेंबर, की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है सिक्किम की, वहां पर क्या होनी चाहिए, 30 मेंबर से कम जो है वो मेंबर नहीं होने चाहिए। ठीक है, बात करते हैं, यहाँ पर भी कुछ ज्यादा नहीं दिया गया है। ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा। फिर बात करते हैं, ये वाला पूरा टॉपिक जो है वो इतना ज्यादा मतलब ट्रिकी सा है, याद करना पड़ता है, बट इंटरेस्टिंग नहीं है, बट वहां से इतने ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं आते हैं, सिर्फ आपके आर्टिकल वाइज क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। स्पेशल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट, बट ये है कि हमारे यूजीसी नेट पेपर 2 लॉ के सिलेबस में, इसलिए हमें जो है वहां पढ़ना पड़ता है। स्पेशल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट ऑफ द स्टेट ऑफ मिजोरम, ये दिया गया है आर्टिकल 371G में। ठीक है, वहां पर बात की गई है नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, की संविधान के किसी भी बात के बावजूद नो एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ रिलीजियस और सोशल प्रैक्टिस ऑफ द मीजोस, की जो भी उनकी सोशल एंड रिलीजियस प्रैक्टिस होगी मीजोस की, और मीजो कस्टमरी लॉ एंड प्रोसीजर और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द सिविल एंड क्रिमिनल जस्टिस इन्वॉल्विंग द डिसीजन ऑफ अकॉर्डिंग टू द मीजो कस्टमरी, मतलब ऐसा कोई बोला है मीजो जो वहां के लोग हैं उनकी धार्मिक और सामाजिक प्रथाएं और प्रथागत जो कानून है उसकी प्रक्रिया और निर्णय लेने वाले जो नागरिक हैं, आपराधिक न्याय का प्रशासन है, और ऑनरशिप एंड ट्रांसफर ऑफ द लैंड, वहां की जो भूमि है उससे रिलेटेड जो है वो प्रोविजन जो है वो नो एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, मतलब संविधान के किसी भी बात के बावजूद जो है ये सब जो है वो दिए गए हैं कि वहां पर राइट नहीं है किसी को भी, यहाँ पर कोई भी लॉ जो है एप्लीकेबल करवाना पड़ेगा तो पहले वहां की जो स्टेट असेंबली है उसमें उसे वो पास किया गया होना चाहिए, वो रेजोल्यूशन जो वहां डिसाइड हो जाएगा उसके बाद में जो पर लगाया जाएगा। ये हमने बातें पहले भी थोड़ा देर पढ़ी। और स्पेशल प्रोविजन दिया गया है विद रिस्पेक्ट ऑफ द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, यहाँ देख लीजिएगा कि स्पेशल प्रोविजन दिए गए हैं कुछ स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश को। ठीक है, बात करते हैं फिर हमारा नेक्स्ट स्पेशल प्रोविजन दिए हैं विद रिस्पेक्ट ऑफ द स्टेट ऑफ गोवा को आर्टिकल 371I में। ठीक है, और फिर बोला है स्पेशल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट ऑफ द आर्टिकल स्टेट ऑफ कर्नाटका जो है आर्टिकल 371J में दिए गए हैं, और हमारा 372 वहां पर बात की है कॉन्टिनेंस इन फोर्सिंग ऑफ द एग्जिस्टिंग लॉ एंड देयर अडॉप्टेशन की। ठीक है, कि जो भी मौजूदा कानून है और उनके अनुकूलन पर बल पर जारी रखना। ठीक है, और अब देखिए कि आज जो है वो इंटरेस्टिंग टॉपिक नहीं था तो सब लोग भाग गए। पहले पहले जब हमारा इमरजेंसी का प्रोविजन चला था और इलेक्शन कमीशन का, तब तो क्लास पूरी भरी थी, है ना, 3 और 4 क्लास बच्चे थे हमारे क्लास में। ठीक है, लेकिन अभी तो कोई भी मतलब ये प्रोविजन थोड़ा सा टफ है, इसलिए जो है वो सारे क्लास छोड़कर चले गए, बट कोई बात नहीं। ठीक है, जो हमारा आर्टिकल 372 है वो बात करता है कॉन्टिनेंस इन फोर्स ऑफ द एग्जिस्टिंग लॉ एंड अडॉप्टेशन की, जो भी मौजूदा कानून है कानूनों और उनके अनुकूलन पर बल जो है वो जारी रखना। और आर्टिकल 372A जो है वो बात करता है पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू अडॉप्ट लॉ, कि प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो लॉ को अडॉप्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर बात करी है आर्टिकल 373 में, वहां पर बात की गई है पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू मेक ऑर्डर, कि कुछ मामलों में निवारक हिरासत में लिए गए व्यक्तियों के संबंध में आदेश देने की राष्ट्रपति की शक्ति। ठीक है,
कि पावर है प्रेसिडेंट को कि वो ऑर्डर बना सकते हैं, मेक ऑर्डर कर सकते हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ अ पर्सन विद द प्रिवेंटिव डिटेंशन ऑफ द सर्टेन एक्ट केसेस, ठीक है। और हमारे आर्टिकल 374 में दिया गया है कुछ प्रोविजन एज अ जज ऑफ द फेडरल कोर्ट, ठीक है, कि प्रोविजन दिए गए हैं जज ऑफ द फेडरल कोर्ट एंड प्रोसीडिंग पेंडिंग इन द फेडरल कोर्ट बिफोर हिज मैजेस्टी ऑफ द काउंसिल, कि संघीय शासन न्यायालय और न्यायाधीशों के प्रावधान और संघीय न्यायालय में या परिषद में महामहिम के तहत निलंबित कार्यवाही, ठीक है, कोर्ट अथॉरिटीज and of officer to continue to function and subject to the provision of the constitution, कि न्यायालय के प्राधिकारियों और अधिकारियों को संविधान के उपबंधों के अधीन जो है कार्य करते रहना, ठीक है। ये क्या कुछ प्रोविजन थे, प्रोविजन ऑफ एज टू जज ऑफ द हाई कोर्ट, ठीक है, कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बारे में कुछ प्रावधान दिए गए हैं आर्टिकल 376 में। आर्टिकल 377 में दिया गया है प्रोविजन ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। और आर्टिकल 378 में दिया गया है प्रोविजन ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन। और आर्टिकल 378 ए में दिया गया है कुछ स्पेशल प्रोविजन विद ड्यूरेशन ऑफ द आंध्र प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली, आंध्र प्रदेश विधानसभा की अवधि के बारे में कुछ विशेष प्रावधान दिए गए हैं। और आर्टिकल 392 में दिया गया है कुछ पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है, कुछ पावर ऑफ द प्रेसिडेंट दिए गए हैं, रिमूव द डिफिकल्टी, ठीक है। इसी के साथ जो हमारा आज का सेशन था वो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन हम थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेते हैं जो कि हमने कल भी किया था, क्योंकि हमारे पास थोड़ा सा टाइम बचता है क्लास का, ठीक है, उसमें हम उसको देख लेते हैं एक बार। कल की क्लास में हमने जो टाइप ऑफ बिल देखा था उसको एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, फिर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। कल की क्लास में क्या करेंगे, हम एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ करेंगे, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को कंप्लीट ही कर लेंगे कल की क्लास में, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के क्या कुछ प्रोविजन जो है वो पूछे गए हैं। फिर बात करते हैं कि टाइप ऑफ बिल, जो कि हमने कल भी देखा था, एक बार फिर देख लीजिए, टाइप्स ऑफ बिल इन पार्लियामेंट, ठीक है। तो कितने टाइप के ऑफ बिल हैं, तो हमारा फाइनेंशियल बिल है, बिल जहां पर बात की जाती है, फाइनेंशियल बिल में बात की जाती है फिजिकल मैटर की। फिजिकल मैटर में क्या आता है, ऐसा मैटर, ऐसे मुद्दे जो कि क्या हो, फाइनेंस से रिलेटेड, पैसे से रिलेटेड हो, ठीक है। और फिजिकल मैटर में क्या आता है हमारा, रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर, कि गवर्नमेंट के द्वारा क्या जो है, गवर्नमेंट को कितने रेवेन्यू आया और गवर्नमेंट ने कितना खर्च किया, ठीक है, ये आता है। बात करते हैं हमारे बिल की, ठीक है। जो बिल है, जब वो प्रपोज किया जाता है बिल, तो उसको पहले प्रपोजल दिया जाता है उसका, ठीक है, प्रपोजल, और डिस्कशन किया जाता है। और यदि डिस्कशन के दौरान जो है बिल, डिस्कशन के दौरान क्या, ये क्या बन जाता है, मोशन बन जाता है, ठीक है। बात करते हैं कि हमारा जो आर्टिकल कौन कौन से हैं बिल के, आर्टिकल हमारा 110 जो है वो बात करता है मनी बिल की, और हमारा आर्टिकल 1117 सब क्लॉज 1 जो है वो बात करता है फाइनेंशियल बिल की,
ठीक है, फाइनेंशियल विल आर्टिकल 117 सब क्लॉज 2 जो है वो बात करता है, सॉरी फाइनेंशियल विल 1 की, ठीक है, फाइनेंशियल विल 1 है ये, और ये है फाइनेंशियल विल सेकंड, विल सेकंड। हमारे 3 विल होते हैं, एक तो मनी विल, फाइनेंशियल विल 1, फाइनेंशियल विल सेकंड। जो मनी विल और फाइनेंशियल विल 1 है, मतलब ये दोनों ही विल जो है वो इंट्रोड्यूस होते हैं लोकसभा में, और जो फाइनेंशियल बिल सेकंड है, फाइनेंशियल बिल हमारा सेकंड जो है, फाइनेंशियल बिल सेकंड जो इंट्रोड्यूस किया जाता है आइदर ऑफ हाउस, आइदर ऑफ हाउस, ठीक है, किसी भी हाउस में जो है वो इंट्रोड्यूस किया जाता है। बात करते हैं जो हमारा मनी बिल क्या होता है। मनी बिल क्या किसमें दिया गया है, हमारे आर्टिकल 110 में दिया गया है, ठीक है। एक बार रिवाइज करवा देती हूँ इसको पूरा ही, हमने कल भी चार्ट के थ्रू जो है वो डिस्कस किया था, लेकिन एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। और मनी बिल जिसमें आता है हमारा टैक्स सैलरीज, किसकी, हमारे जो कस्टोडियन और टैक्स सैलरीज एंड एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर ऑन द कस्टोडियन लॉ ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, इनकी सैलरीज दी जाती हैं। और मनी बिल जो है वो हमेशा ही प्रेजेंट होता है लोकसभा में, ठीक है। और प्रेसिडेंट जो लोकसभा में पेश होने से पहले प्रेसिडेंट से क्या ली जाती है, परमिशन ली जाती है प्रेसिडेंट से, और साइन करवाए जाते हैं स्पीकर से। किसके द्वारा साइन करवाए जाते हैं, स्पीकर के द्वारा साइन करवाए जाते हैं, स्पीकर से। और लोकसभा में जो बिल है वो कितने टाइम तक रहता है, 14 डेज तक के में ही जो है वो पास करना पड़ता है, ठीक है। थोड़ा सा पेन जो है वो थोड़ा सा खराब चल रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, आप जो है वो पेन की तरफ ध्यान न देते हुए मैं जो बोल रही हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बात कर लेते हैं जो मनी बिल है, मनी बिल से रिलेटेड, मनी बिल में क्या होती है, राज्यसभा को कोई पावर जो है वो नहीं दी जाती, राज्यसभा हैज नो पावर, ठीक है। बात करते हैं जो फाइनेंशियल बिल 1 होता है, मनी बिल के बारे में जान लिया, बात करते हैं हम फाइनेंशियल बिल के बारे में। फाइनेंशियल बिल 1, बिल 1 आर्टिकल 117 सब क्लॉज 1, 117 सब क्लॉज 1 बात करता है फाइनेंशियल बिल की। यहाँ पर जनरल लेजिस्लेशन जो बनाए जाते हैं, जैसे कि आपके जनरल लॉ बना दिए, किससे रिलेटेड, पैसे से रिलेटेड, जैसे कि जीएसटी जनरल लेजिस्लेशन आता है, जैसे कि हमारा जीएसटी का जो आया था हमारा एक्ट, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये आया था हमारा फाइनेंशियल बिल 1 में, ठीक है। और यहाँ पर लोकसभा में पहले पास होता है, राज्यसभा में फिर प्रेसिडेंट के पास आता है, प्रेसिडेंट के पास क्या होती है, वीटो पावर होती है। फिर बात करते हैं हम फाइनेंशियल बिल सेकंड की, फाइनेंशियल बिल सेकंड की फाइनेंशियल बिल सेकंड क्या होता है, तो ये दिया गया है आर्टिकल 117 सब क्लॉज 2 में, ठीक है। आइदर हाउस, किसी भी हाउस में इसे पास किया जा सकता है, आइदर हाउस, ठीक है, आइदर हाउस में पास किया जाता है। और इसको क्या किया जा सकता है, अमेंड भी किया जा सकता है, जैसे कि राज्यसभा ने पेश किया और सॉरी लोकसभा ने पेश किया और राज्यसभा में भेज दिया, तो राज्यसभा जो है अमेंड भी कर सकती है और चेंज भी कर सकती है, चेंज भी कर सकती है, ठीक है, चेंज कर लीजिएगा यहाँ पर। अब बात करते हैं ज्वाइंट सिटिंग क्या होती है, ज्वाइंट सिटिंग, और इसमें जो फाइनेंशियल बिल सेकंड है वहां पर
प्रेसिडेंट जो है वो ज्वाइंट सिटिंग भी करवा सकते हैं। ज्वाइंट सिटिंग क्या होती है कि जहां पर लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों को ही साथ में बुलाया जा सकता है। सभा एंड राज्यसभा में दोनों को ही साथ में बुलाया जा सकता है। ठीक है, और फंड की बात कर लेते हैं। तो हमारे पास कितने फंड हैं? 3 टाइप के फंड हैं। फंड की बात कर लेते हैं तो हमारे पास कितने हैं? 3 टाइप ऑफ फंड हैं। एक तो है हमारे पास कंसोलिडेटेड फंड, डेटेड फंड, आर्टिकल 226, ठीक है। और दूसरा हमारे पास पब्लिक फंड ऑफ इंडिया, ठीक है, जो बात करता है आर्टिकल 266 सब क्लॉज 2, ठीक है। और लास्ट में है हमारा कंटीजेंसी फंड, कंटीजेंसी फंड जो कि दिया गया है आर्टिकल हमारा 267, ठीक है। इसमें इसे कंसोलिडेटेड फंड में क्या होता है, जो भी रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर होते हैं, जो भी रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर किसके होते हैं? पार्लियामेंट के, ठीक है। और पब्लिक फंड मतलब जो भी सैलरी मिलती है, आप जानते हैं कि आप प्रेसिडेंट की या तो वाइस प्रेसिडेंट की या तो सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के जजेस की सैलरी कहाँ से मिलती है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से मिलती है, ठीक है। पब्लिक फंड में क्या होता है कि आपके पास जितने भी पैसे हैं, गवर्नमेंट के कितने पैसे हैं, जैसे कि आपके बैंक में कितने, जो बैंक्स में आरबीआई में कितने पैसे हैं, आपके पीएफ कितने कट रहे हैं, और अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास जितने भी पैसे हैं वो आते हैं पब्लिक फंड ऑफ इंडिया में। और जो कंटीजेंसी फंड है वो होता है एक इमरजेंसी, जिसे आपातकालीन निधि जिसे बोला जाता है। यदि फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है वो लग जाए तो इस फंड से जो है वो पैसा निकाला जा सकता है। और इस टाइम एट प्रेजेंट कितनी है? 500 करोड़ रुपीस जो है वो इमरजेंसी फंड जो है हमारे इंडिया में है, ठीक है। ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजन, ठीक है। थोड़ा सा जो है वो कुछ और देख लेते हैं। मैंने एक और चार्ट बनाया था कहीं पर, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, ये था हमारा कुछ एक प्रोविजन, ठीक है। इसको हमने डिस्कस कर लिया है, बात कर लेते हैं, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, बाकी फिर हमारा सेशन कंप्लीट हो जाएगा और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है हम डिस्कस करेंगे कल, ठीक है। और आज की क्लास में हमने क्या कुछ किया जो हम देख लेते हैं। तो हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में देखा। आर्टिकल 324 टू 329 जो है वहां पर दिया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो इंडिपेंडेंट है और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जहां पर ये बोला गया है कि इलेक्शन करवाया जाएगा, फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है वो करवाया जाएगा, और एंड प्रोसेस बोथ यूनियन एंड द स्टेट इलेक्शन ऑफ इंडिया, ठीक है। और आर्टिकल 324 टू 329 जो डील करता है पावर एंड फंक्शन टेन्योर एलिजिबिलिटी किसकी? हमारे इलेक्शन कमिश्नर की, ठीक है, और उनके मेंबर की, ठीक है। बात की गई है कि इलेक्शन किसके करवाए जाते हैं? पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, ऑफ द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट। और देख लेते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव हमने डिस्कस किए, जहां पर बोला कि टू अपहोल्ड द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, की यदि हम उद्देश्य क्या क्या है हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के, इलेक्शन कमीशन के, तो हमारे बोला है स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी जो है वो लाना है और वैल्यू इंशाइन करना है, कॉन्स्टिट्यूशन में कंडक्ट करना है फ्री एंड फेयर इलेक्शन को, और इंश्योर करना है पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल एलिजिबल सिटीजन, की पार्टिसिपेशन कर सके सारे ही सिटीजन, मतलब जिनकी भी एज जो है वो 18+ हो चुकी है, वो सारे ही वोट जो है वो डाल सके, और इंगेज करना विद द पॉलिटिकल पार्टी और प्रमोट करना अवेयरनेस को, ठीक है। और फिर बात करें कंपोजिशन कैसे होएगा, पहले तो बोल दिया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है, सॉरी चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो पहले एक ही होते थे, मतलब एक सिंगल हमारे पास वन इलेक्शन कमिश्नर होता था, चीफ कमिश्नर। फिर उसके बाद क्या होया, इलेक्शन कमिश्नर अमेंडमेंट एक्ट आया 1989 का, उसके बाद मल्टी मेंबर बॉडी जो है इसे बना दिया गया, और उसके बाद हमारा इलेक्शन कमीशन जो कंसिस्ट करता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जिनमें क्या है सच ए नंबर ऑफ अदर इलेक्शन कमिश्नर, जिसमें कि
कुछ अदर नंबर ऑफ इलेक्शन कमीशन जो है वो डिटरमाइन किए जाएंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किसे अपॉइंट करेंगे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करेंगे और इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करेंगे, ठीक है। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो एक्ट करेंगे चेयरमैन ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर के रूप में, ठीक है। और जब वो अपॉइंट करेंगे, जब प्रेसिडेंट को अपॉइंट करना होएगा हमारे अदर इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है, तो वो चेयरमैन ऑफ इलेक्शन कमिश्नर के रूप में काम करेंगे और उनको जो है वो अपॉइंट करने के टाइम पर क्या देंगे, परामर्श देंगे, सलाह देंगे। और बोला है सर्विस ऑफ द टेन्योर क्या होती है, हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ही डिसाइड कर दी जाती है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर क्या होते हैं, बोला है एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा और दो जो है वो अलग, टू जो है वो अलग हमारे इलेक्शन कमीशन होंगे जो एंजॉय करेंगे सम स्पेशल स्टेटस और रिसीव करेंगे सैलरी किसके बराबर, जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के बराबर। और वन इलेक्शन कमिश्नर होंगे और टू इलेक्शन कमिश्नर जिनको की क्या दी गई है, स्पेशल पावर दी गई है किसकी, डिसीजन लेने की, किससे रिलेटेड, इलेक्शन से रिलेटेड डिसीजन लेने की। यदि क्या होता है कि एक इलेक्शन कमिश्नर है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और दो उसके मेंबर हैं, ठीक है, उनके बीच में क्या हो जाता है, कोई डिस्प्यूट अराइज हो जाए तो वो किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा, मेजॉरिटी से सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। फिर हमने देखा ड्यूटीज क्या क्या है, फंक्शन क्या है, बोले पहले तो वो इलेक्टोरल कॉलेज को रिसीव रोल बनाएंगे, मतलब पूरी मतदाता सूची बनाएंगे, एरिया को डिसाइड करेंगे, स्क्रूटनाइज करेंगे वोट को कि रिसीव करेंगे, स्क्रूटनाइज करेंगे जो भी नॉमिनेशन पेपर आते हैं उनके पास, जैसे भी मतदाता जो भी उम्मीदवार जो खड़े हो रहे हैं नामांकन पत्र दे रहे हैं उनको जो है वो वहां पर जो है वो पंजीकृत किया जाएगा, ठीक है। और उनको मान्यता पर जो है वो प्राप्त की जाएगी चुनावों में उनके प्रदर्शन के आधार पर राजनीतिक दलों और जो राष्ट्रीय स्तरीय जो दल होंगे उनको दर्जा जो है वो दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि अपॉइंट बोला है उनके जो इलेक्शन कमीशन है उनके वो अपॉइंट करेंगे अपॉइंट ऑफिस जो इंक्वायर करेंगे इनटू द डिस्प्यूट, यदि कोई उनके बीच में डिस्प्यूट हो जाता है तो उसकी इंक्वायरी करेंगे और इंश्योर करेंगे मॉडल कंडक्ट और कोड ऑफ कंडक्ट। जैसे कि आचार संहिता होती है ना, उस टाइम बोला है कि ऐसे लोग जो कि आचार संहिता का पालन नहीं कर रहे हैं उनको वो देखेंगे, ठीक है। और एडवाइस करेंगे प्रेसिडेंट और गवर्नर को, किस लिए, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन में जब भी यदि एडवाइस की जरूरत पड़े और डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर करना हो पार्लियामेंट में और स्टेट लेजिस्लेचर में, उससे रिलेटेड जो है वो क्या करेंगे, एडवाइस करेंगे प्रेसिडेंट और हमारे गवर्नर साहब को। फिर बोला है सुपरवाइज करेंगे इलेक्शन मशीनरी को इन ऑर्डर टू इंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शन, ठीक है। और कैंसिल कर सकते हैं वोट यदि कोई ऐसा हो कि इन इन इरेगुलरिटी हो गई हो और रॉन्ग डूइंग से, मतलब गलत तरीके से चुनाव जो है वो लड़ा गया है, तो वो क्या कर सकते हैं, चुनाव को रद्द भी कर सकते हैं। और एडवाइस करेंगे प्रेसिडेंट को whether the election can be held as a state or presidential rule, ठीक है। हम बात करते हैं कि इंडिपेंडेंस ऑफ द हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, हमने देखा कि बोला है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैन बी रिमूव किए जा सकते हैं बाय द फ्रॉम द ऑफिसर ओनली थ्रू द प्रोसेस ऑफ द रिमूवल सिमिलरिटी ऑफ द, बोला है किस तरीके से रिमूवल किया जा सकता है, सेम वही प्रोसीजर है जो कि हमने हाई कोर्ट सॉरी सुप्रीम कोर्ट के जज को किस तरह से रिमूवल किया जाता है, जहां पर दोनों ही सदन जो है वो अपना एक रेजोल्यूशन पास करेंगे और किसके बेस पर यदि प्रूव हो जाए मिसबिहेवियर तो वो क्या करेंगे, रेजोल्यूशन पास करेंगे और उसी के दौरान जो है वो इसको हटाया जा सकता है। और सर्विस कंडीशन ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैन नॉट बी वेरिड टू द डिसएडवांटेजेस आफ्टर द अपॉइंटमेंट, बोला है उसके बाद जो है वो उन्हें किसी भी प्रकार की सेवा शर्तों की नियुक्ति के बाद उन्हें नुकसान के लिए अलग नहीं किया जाएगा, ठीक है। बात करते हैं हमारी लिमिटेशन ऑन फ्लॉ की, बोला है कॉन्स्टिट्यूशन के पास जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेस्क्राइब्ड प्रोविजन नहीं दिया गया है कि क्या कुछ क्वालिफिकेशन दी गई है और नॉट ना तो स्पेसिफाई किया गया है कि उनकी टर्म कितनी होगी, बस इतना ही बोल दिया गया है टर्म डिसाइड की जाएगी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, अदरवाइज कुछ भी जो है डिसाइड नहीं किया गया। ये क्या कुछ हमने लिमिटेशन जो है वो देख ली है, इसको हम बार बार जो है नहीं देखेंगे। बात करते हैं इलेक्शन एंड द इलेक्ट्रोल रिफॉर्म, ठीक है। आर्टिकल 324 टू 329 ऑफ द पार्ट हमारा 15 है जो डील करता है इलेक्ट्रोल सिस्टम ऑफ द कंट्री। आर्टिकल 324 जो है वो प्रोवाइड करता है इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन को, और देयर इज अ वन जनरल इलेक्ट्रोल रोल, जहां पर बोला है कि एक जनरल इलेक्ट्रोल रोल होगा फॉर द एवरी टेरिटरी, एक अलग टेरिटरी के लिए, मतलब वहां पर हम क्या करेंगे, एक एरिया डिसाइड करेंगे उसके लिए, जैसे कंस्टिट्यूएंसीज बनाए जाते हैं ना वोट के लिए,
वो बनाई जाती है। और इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो यूज करेगा बोथ सेंट्रल एंड स्टेट लेजिस्लेचर को, और अबिलिश करता है द सिस्टम ऑफ द कम्युनल रिप्रेजेंटेटिव को, ठीक है। और एडल्ट फ्रेंचाइज से जो है वो इलेक्शन होगा, मतलब हर एक पर्सन जो कि 18 ईयर जो है वो कंप्लीट कर चुका है उसको क्या दी जाएगी, राइट दिया जाएगा। और कंडीशन क्या है, अब इमरजेंसी और थोड़ा सा वीक आ रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने क्या देखे, इमरजेंसी के कुछ प्रोविजन देखे अंडर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने भी कहा है कि हमारे फेडरल सिस्टम में, हमारा फेडरल सिस्टम क्या है, यूनिक है, क्योंकि इसमें क्या किया है, एंटायर यूनिटरी कर दिया गया है जब हमारी इमरजेंसी की सिचुएशन होगी। तो आप देखते हैं हमारे इंडिया में क्या है, 3 टाइप ऑफ इमरजेंसी होती है। पहले इमरजेंसी की डेफिनेशन हमने देख ली कि इमरजेंसी अराइज होती है, इमरजेंसी होती क्या है, मतलब आपातकाल है क्या, बोला एक ऐसी स्थिति है जहां पर यदि फेल हो जाए गवर्नमेंट मशीनरी, यदि कि गवर्नमेंट मशीनरी जो है वो फेल हो जाती है, देन इमीडिएट एक्शन की जरूरत पड़ती है, इमीडिएट कॉज विच कॉजेज और द और डिमांड, इमीडिएटली एक्शन जो है वो लिया जाता है अथॉरिटी के द्वारा, तब जो है हम बोलते हैं कि इमरजेंसी है। फिर बोला अकॉर्डिंग टू द ब्लैक लॉ डिक्शनरी में हमने देखा कि इमरजेंसी क्या है, एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर आपको जरूरत पड़ती है किसकी, क्विक एक्शन लेने की और इमीडिएट नोटिस as a situation, cause or threat of the life of the property of the nation, ठीक है। It is a failure of the special social system to deliver the reasonable condition of the life, ठीक है। टाइप ऑफ इमरजेंसी हमने देखी कि आर्टिकल 320 हमारा सॉरी 352 में हमें दी गई है नेशनल इमरजेंसी, और 356 में हमें स्टेट इमरजेंसी जिसको प्रेसिडेंशियल रूल भी बोलते हैं, प्रेसिडेंट रूल, और आर्टिकल 360 में दिए गया है फाइनेंशियल इमरजेंसी। जो हमारे ग्राउंड ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी क्या है, नेशनल हमारी इमरजेंसी है, राष्ट्रीय आपातकालीन, जिसने जैसे कि बोला है यदि ऐसा हो कि सिचुएशन हो जाए किसकी, हमारी वॉर की सिचुएशन हो जाए, व्हेन अ कंट्री डिक्लेयर करे एक फॉर्मल वॉर अगेंस्ट इंडिया, देयर इज अ वायलेंट स्ट्रगल यूजिंग द आर्म्ड फोर्सेस, ठीक है। और यदि एक्सटर्नल एग्रेशन हो जाए, ठीक है, मतलब देश के बाहर क्या है, अदर कंट्री अटैक कर दे, मतलब एकदम से ही हमें कुछ बताया ही नहीं और उन्होंने अटैक कर दिया, तो मतलब ऐसी सर्कमस्टांसेस में उस स्थिति से निपटने के लिए क्या किया जा सकता है, नेशनल इमरजेंसी जो है वो लगाई जा सकती है। फिर हमने देखा कि आर्म्ड रिबेलियन हो जाए, ठीक है, सशस्त्र विद्रोह हो जाए। फिर हमने देखा कि स्टेट इमरजेंसी क्यों लगाई जाती है, यदि हमारे स्टेट में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी के तहत जो है वो काम नहीं हो रहा है, ठीक है, और तब गवर्नर जो है वो क्या लगा सकते हैं, इमरजेंसी लगा सकते हैं, किसकी सहायता से, हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की सहायता से जो है वो इमरजेंसी लगा सकते हैं, ठीक है। उनको बोल सकते हैं, एक क्या करेंगे, रिपोर्ट देंगे राष्ट्रपति जी को कि यदि राष्ट्रपति रिपोर्ट से संतुष्ट होते हैं तो वहां पर राष्ट्रपति शासन जो है वो लगाया जा सकता है, ठीक है, जिसे बोलते हैं स्टेट इमरजेंसी। फिर बात करते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी की, तो ये वित्तीय आपातकालीन कब लगता है, जब जहां पर जो भारत जैसे कि हमारा देश जो है वहां पर क्या हो, फाइनेंशियल कंडीशन क्राइसिस हो जाए हमारे इंडिया में, जैसे होते हैं ना कि घरों में भी कभी फाइनेंशियल क्राइसिस होते हैं कि वहां पर बहुत फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो, इसी प्रकार देश में भी यदि ऐसा हो फाइनेंशियल कंडीशन जो है वो खराब हो चुकी है, क्राइसिस आ गए, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या करेंगे, इम्पोज करेंगे कुछ इमरजेंसी टैकल करने के लिए सिचुएशन को, वहां पर स्टेट सेंट्रल अथॉरिटी क्या करेंगे, रिड्यूस कर देंगे बजट को, और जो सैलरीज हैं गवर्नमेंट ऑफिशियल की वो भी काट ली जाएगी, ठीक है। तो ये थे हमें फाइनेंशियल इमरजेंसी के कुछ प्रोविजन, ठीक है। डिफरेंस देख लेते हैं हमारे आर्टिकल 352 356 में। तो बोला है कि 352 में आप जानते हैं कि हमारी नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है, वहां पर यदि आर्म्ड रेबेलियन हो जाए, या हमारी वॉर की सिचुएशन हो जाए, या हमारा एक्सटर्नल एग्रेशन हो जाए, तो होता है हमारा 352 लगता है, नेशनल इमरजेंसी जो अब लगाई जाती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लगाई जाती है। और 356 में क्या है, स्टेट इमरजेंसी लगाई जाती है, जहां प्रेसिडेंट रूल जिसे बोलते हैं, जहां पर यदि ऐसा है कि स्टेट में क्या है कि सिचुएशन काफी ज्यादा, मतलब जहां पर राज्य जो है वो क्या कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो है वो काम नहीं हो रहा है, ठीक है, और स्थिति जो है वो बिगड़ रही है। और फिर क्या होता है कि जो गवर्नर है वो रिपोर्ट देते हैं हमारे प्रेसिडेंट को, और यदि प्रेसिडेंट जो है वो सेटिस्फाई होंगे
तो वो क्या कर देंगे, स्टेट में क्या लगा देंगे, हमारी इमरजेंसी लगा देंगे। और 3 फिर 60 हमने देखा फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है, ये थे। और ड्यूरेशन कितना होता है तो हमने ये भी देख लिया, इफेक्ट कितने क्या पड़ते हैं, और ये सब जो है हमने देख लिया है। और कुछ एक प्रोविजन ये भी देखे थे, यदि आपने ये जो पहले तो सब कुछ याद हो जाएगा इमरजेंसी तक की, ठीक है, लेकिन ये जो कुछ स्पेशल प्रोविजन दिए गए हैं, यदि इनमें से कोई डिफिकल्टी आएगी तो डोंट वरी, क्योंकि आपको सिर्फ बहुत ज्यादा आपको कहानी पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ बाद के आर्टिकल ये जो हमने टेम्परेरी पावर ऑफ पार्लियामेंट की है ना, जिसके आप आर्टिकल याद कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे कि टेम्परेरी प्रोविजन दिया गया है तो स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को दिया गया था पहले, अभी नहीं दिया गया, ठीक है। हाँ, ये सब हमने सभी जो है वो देख लिया है, साथ ही साथ ये बिल जो उनको भी डिस्कस कर लिया है। जाते जाते मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि यदि आप हमारे इस सेशन को एंड तक पहुंच गए हैं तो हमारे पेपर 1 पेपर 2 के वेरियस अदर अदर सब्जेक्ट के कोर्सेज लगते हैं, चल रहे हैं, और आपके आसपास किसी ने भी हमारे इन कोर्सेज को लेना होगा तो ले सकते हैं, और साथ साथ कोड का यूज कर सकते हैं, यदि आप कोड का यूज करेंगे पूजा 10 तो जिससे आपको 10% ऑफ मिलेगा। थैंक यू सो मच, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब यदि आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं, और यूट्यूब पर देख रहे हैं, यदि आप ऐप पर देख रहे हैं तो भी थैंक यू कि आप जो है आपने क्लास यहाँ तक देखी। थैंक यू सो मच।